इंसान उठता है, कोई नई सोच होती है, कोई नई प्लानिंग होती है और उस पर काम जो है वो शुरू हो जाता है, तो यकीनन आपका भी काम, कोशिश और जो स्ट्रगल है वो शुरू हो गई होगी। जिस तरीके से हमारी स्ट्रगल रोजाना की शुरू हो जाती है कि हमने मुख्तलिफ लोगों से इंटरैक्ट करना होता है, प्रोग्राम को मजीद बेहतर बनाना होता है, आपसे इंटरैक्ट करना होता है, आपका फीडबैक जानना होता है, तो ये तमाम चीजें अब हमारी रूटीन का हिस्सा बन चुकी हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और हमारे साथ आज इस सेगमेंट में जो गेस्ट मौजूद हैं उनकी जानिब बढ़ते हैं। पहले गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं मलिक रिजवान अहमद हांस, जो कि एडवोकेट हैं, प्रेसिडेंट हैं PLF मुल्तान डिवीजन, पीपल्स लॉयर फोरम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक मैम, आप बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। कोई परेशानी, कोई मसला? थैंक यू। बस चलें, अच्छी बात है कि कोई परेशानी, कोई मसला नहीं है। वैसे बड़े मसाइल चल रहे हैं, बहुत ज्यादा, वो तो चलते ही रहते हैं, हमें डील करना है। चले, बड़ी अच्छी बात है, आप स्माइलिंग फेस के साथ हमेशा इंसान जो है वो अच्छा लगता है। सेकंड गेस्ट हमारी मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर नासरा नसीम, गायनेकोलॉजिस्ट। वंस अगेन वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। ठीक ठाक? हाँ जी, खैरियत से हैं? हाँ जी, आप लोग बस रेगुलरली बुला लेते हैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए, बहुत अच्छी बात है। और आप आती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, थैंक यू। पहले चलते हैं अपने सेगमेंट की जानिब, अच्छी बात जानते हैं, नेकी की बात जानते हैं। दिन का आगाज हमेशा पॉजिटिव अप्रोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ होना चाहिए। तो चलते हैं अपने सेगमेंट आज नेकी की बात की जानिब, देखते हैं हमारे स्कॉलर साहब आज हमें नेकी की कौन सी नई बात बताने जा रहे हैं। अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्त की थी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुजूर ने 5 चीज़ें इरशाद फरमाई। 2 मैंने 2 पैगामों में बयान कर दी हैं। तीसरी चीज़ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा से, व अहसिन इला जारिका तकुन मुमिना। ए अबू हुरैरा, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक किया कर, तो पक्का मोमिन हो जाएगा। अगर आप पक्के मोमिन होना चाहते हैं मेरे भाइयों, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक किया करो। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन 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 आमीन। प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूं कि आज का हमारा वार्डरोब है ग्रे वुमेन की जानिब से। इंस्टाग्राम पर आप इनका पेज सर्च कर सकते हैं, ग्रे वुमेन ऑफिशियल के नाम से इनका अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट है, और आप इनकी रिसेंटली लॉन्च्ड कलेक्शन चेक कर सकते हैं, इनकी फॉर्मल लाइन से खासकर, बिकॉज दैट कलेक्शन इज परफेक्ट फॉर दिस सीजन। वेडिंग सीजन चल रहा है और इनकी कलेक्शन आप जाके देखें, जो कि आप बासानी खरीद सकते हैं। इसी के साथ आगाज करते हैं। मलिक रिजवान अहमद हांस हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट पीपल लॉयर फोरम मुल्तान डिवीजन। सबसे पहले तो बात करते हैं बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से। क्या समझते हैं आप, कितना फायदा है इसका, कितनी इंपॉर्टेंस है? जी, बल्दियाती इलेक्शन जो होता है ना, ये आम पब्लिक का अपने लीडरों से बहुत इजीली अप्रोच हो जाती है। छोटे छोटे मसले मसाइल होते हैं। एक 20,000 की आबादी पे अगर एक चेयरमैन है, नाजिम है, जो भी है, तो उस 20,000 पीपल्स का अपने चेयरमैन से, अपने वाइस चेयरमैन से या अपने काउंसलर से इजीली एक्सेस होता है। हाँ, इंटरैक्शन बढ़ जाता है। इसके निस्बत अगर आप MPA MLA की बात करें, हालांकि उनका काम भी नहीं है कि वो बल्दियाती मसाइल में उलझें। बल्दियाती मसाइल हमारे कौन से हैं? गलियां हैं, बिल्कुल, वाटर सप्लाई है, सीवरेज का सिस्टम है, सफाई का सिस्टम है, ठीक है। इस तरह छोटे छोटे और बहुत सारे मसाइल हैं। वासा का सिस्टम है, गलियों के बल्ब्स हैं, ठीक है, तो लाइटिंग के सिलसिले हो गए। इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे मसाइल हैं, ये MNA MPs ने अपने हाथ में लिए हुए हैं। हालांकि ये एक बल्दियाती जो नुमाइंदा होता है ना, उसका काम होता है। MNA MPs का क्या काम होता है? उन्होंने जाके कानून साजी करनी होती है, लेकिन वो कानून साजी की बजाय इन मामलात में उलझे हुए हैं। अच्छा, फिर एक MPA में कम से कम 10-12 यूनियन काउंसिलें होती हैं और एक MNA के पास कम से कम 34, 35, 40 के करीब यूसीज होती हैं। तो वो बहुत मुश्किल होता है कि वो इतने लोगों से कैसे डील करे। तो ये बल्दियाती सिस्टम ही होता है कि जो आप बरतानिया में देख लें, आप अमेरिका में देख लें, वहाँ पे ये बहुत कामयाब सिस्टम है। मेट्रोपॉलिटन सिस्टम है उनका, या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का सिस्टम है, ठीक है ना। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। लेकिन हमारे यहाँ क्या किया जाता है कि हमारे MNA MPs को इस काम में उलझाया जाता है, जबकि जो हमारे वो होते हैं बल्दियाती नुमाइंदे, या तो इलेक्शन कराए नहीं जाते, अगर कभी अदालतों के हुक्म पे, कभी किसी और के आर्डर पे अगर कराए भी जाते हैं, उन इख्तियार, लास्ट टाइम आप देख लें, उनको इख्तियारात नहीं दिए गए। 29 माह एक तो उनको सस्पेंड रखा गया, उसके अलावा 1 साल
2015 की दिसंबर में इलेक्शन हुए थे, मुझे याद पड़ता है 15 दिसंबर को हुए थे इलेक्शन, लेकिन 2017 की पहली तारीख को जाके इन्होंने हलफ उठवाया था। मतलब इतना डिफरेंस, ये सिर्फ जस्ट ना एक टाइम उन्होंने ज़ाया किया है। अगर बल्दियात होंगे तो आम बंदे के, आम शहरी के आम साइल जो होते हैं, जिनके मसाइल होते हैं, वो हल होते हैं इजीली। इस तरह डेथ सर्टिफिकेट होता है, बर्थ सर्टिफिकेट होता है, और भी छोटे छोटे बहुत सारे मसाइल होते हैं जो कि इजीली नुमाइंदे वो करवा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक आपने बात की। तो यानी लोकल गवर्नमेंट का फायदा है, बहुत ज्यादा फायदा है, इसको होना चाहिए, इसको होना चाहिए। आपको लगता है हुकूमत करवाएगी? अभी तक तो नहीं लगता। ऐसा नहीं लगता आपको? अभी तक नहीं लगता। आपको ऐसा क्यों नहीं लगता? इसमें सबसे बड़ी जो इन्होंने पहले ही शिक रख दी है कि ईवीएम के थ्रू, जी ईवीएम के थ्रू, आप मुझे ये बताएं कि उसमें इतने मसाइल हैं। अगर अमेरिका के उसमें फेल हो सकते हैं इलेक्शन, अगर आपको याद होगा हिलरी क्लिंटन और ट्रंप का जो इलेक्शन था वो सारा ईवीएम के थ्रू हुआ था, वो फेल हो सकता है। तो यहाँ तो हमारा वैसे पाकिस्तान है, यहाँ पे बिजली नहीं होती, मिसमैनेजमेंट है बहुत, बिजली होती है तो फिर नेट चला जाता है। आप मुझे बताएं कैसे मैनेज करेंगे? फिर हैकर्स भी इजीली इसको हैक कर सकते हैं। इसके अलावा अभी तक तो हमारे पास सिर्फ 5 मशीनें हैं जो हमने बाहर से मंगवाई हैं। उसको देख के और भी अभी मशीनें बना रहे हैं, जब तो बनेंगी उनके मसाइल होंगे। आप मुझे बताएंगे 15 इन्होंने मई का टाइम दिया है कि 15 मई को हम इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन अभी तक कोई मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा। अभी हल्का बंदियां भी नहीं हुई, स्टार्ट भी नहीं हुई, तो ये कैसे मुमकिन? यानी ये जो तरीकाकार है ये आपके नजदीक रिलायबल नहीं है? नहीं, मेरे नजदीक नहीं। ठीक है, बात करेंगे, मजीद बात करेंगे यंगस्टर्स के लिए क्या मसाइल है। यंग वकला की बात करते हैं, जो बिगिनर्स हैं, प्रैक्टिस करने में उनको क्या मसाइल पेश आते हैं, इस पर हम इन डिटेल बात करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर नासरा की जानिब बढ़ते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद है एक दफा फिर से स्टूडियो में। आज हम बात करेंगे कि कैसे प्रेगनेंसी में मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन सामने आती हैं और उनके चांसेस को मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है, किन किन चीजों का ख्याल रखने की जरूरत है, और अर्ली स्टेज पर ही कैसे आप मुख्तलिफ चीजों से बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। बताइएगा डॉक्टर साहिबा, क्या समझती हैं करंटली क्या कॉम्प्लिकेशंस आप कॉमनली देख रही हैं? देखिए, प्रेगनेंसी जो है ना वो एक बहुत बड़ा ड्यूरेशन है, 9 मंथ्स का ड्यूरेशन होता है। और इसको ना हम एक कंडीशन बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में सिंड्रोम। तो प्रेगनेंसी जो है ना वो उसमें हर दिन में आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, और उनकी अवेयरनेस होनी भी जरूरी है। खास तौर पे वो जो कि फर्स्ट टाइम कंसीव कर रही होती हैं, उनके लिए हर दिन एक डिफरेंट फीलिंग होती है, और वो उससे बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली अपसेट हो रही होती हैं। तो प्रेगनेंसी के ना 3 डिफरेंट ट्राइमेस्टर्स होते हैं, तिमाही होते हैं, यानी कि फर्स्ट 3 मंथ्स, फिर सेकंड 3 मंथ्स और फिर लास्ट 3 मंथ्स। और इसमें हर ट्राइमेस्टर में डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। जो यूजुअल प्रॉब्लम्स है ना अर्ली स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में, वो होते हैं नॉजिया, वॉमिटिंग, और ऐसे एपिगेस्ट्रिक बर्निंग, जैसे वो कहती हैं कि मैदे में जलन, तेजाबियत, इस तरह वाली फीलिंग हो रही होती है। जॉइंट्स जो है ना वो लूज हो रहे होते हैं, और कुछ पेशेंट्स कंप्लेन कर रही होती हैं कि उन्हें थोड़ा सा जो वेजाइनल डिस्चार्ज की कंप्लेन है, यानी लिकोरिया टाइप, इस तरह के प्रॉब्लम हो रहे होते हैं। और पेन, एब्डोमेन, बैक एक, ये वाले जो है ना डिफरेंट कंप्लेन्स यूजुअल रिपोर्ट कर रही होती हैं। तो इनमें बहुत सारी चीजें जो है ना वो आपने अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना होता है। आपने अब अपने यूजुअल फेयर से हटके थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा मॉडिफिकेशन पे लेके आना होता है। नॉर्मली जैसे हम 3 टाइम्स इन अ डे मील ले रहे होते हैं, तो प्रेगनेंसी में हम लोग उन्हें बताते हैं कि आपने 3 टाइम्स एक ही मील नहीं लेने हैं, क्योंकि जब आप ज़ाहिर पूरा फुल मील लेते हैं तो आपका स्टमक ओवरफुल हो जाता है, डिस्टेंड होता है, और उससे फिर आपको नॉजिया, वॉमिटिंग, इस तरह की कंप्लेंट्स हो रही होती हैं। तो आप अपने मील को डिवाइड करके 3 को 6 टाइम्स में कर दें, ताकि एक टाइम पे जब आप लें वो पोर्शन उसका कम हो जाएगा और आपको वो डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर आप कुछ देर के बाद जो है वो दोबारा ले। और वैसे भी प्रेगनेंसी में आपकी जो बॉडी की नीड्स हैं वो भी बेबी की वजह से बढ़ जाती हैं, तो आप उन नीड्स को जो है वो आपने मॉडिफाई करना होता है। बहुत सारी चीजें जो है ना मॉडिफिकेशन के साथ ही आप उसको इन कंट्रोल रख सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी जो है ना उसमें बहुत सारी अद्वियात तो वैसे नहीं हम दे सकते। बेबी ग्रो कर रहा होता है तो बेबी को इफेक्ट कर सकती है। एक तो कोई भी दवाई अपनी मर्जी से ना लें, कोई भी जो है ना वो आप प्रेगनेंसी के स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी से ही, बल्कि मैं तो कहूंगी बिफोर प्रेगनेंसी, जब आप कंसीव करना चाह रहे हैं ना, उस वक्त आप डॉक्टर अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाएं, ताकि आप उनसे जब उन्हें पूछे कि किस तरीके से अगर मैं कंसीव करती हूँ तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं, ताकि आप मेंटली उसके लिए ऑलरेडी तैयार हों।
और आपको एकदम से जो है ना वो एक डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ ना मिले और आप उसमें डिप्रेस्ड ना रहे। बहुत सारी होती हैं यंग गर्ल्स भी जो कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में एक दफा तो बहुत ज़ाहिर न्यूज होती है, उनके लिए गुड न्यूज होती है, वो हैप्पी तो बहुत होती हैं, लेकिन जैसे प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है ना उसमें इतने डिफरेंट प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए वो बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकली अपसेट डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है बिफोर प्रेगनेंसी इवन। ठीक है। और जब प्रेगनेंसी हो गई है तो आप स्टार्ट प्रेगनेंसी से ही अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाएं और जो अद्वियात हैं जरूरी हैं वो आप स्टार्ट से ही लें और डॉक्टर के मशवरे के साथ लें, क्योंकि हर ट्राइमेस्टर में डिफरेंट नीड्स हैं बॉडी की भी और बेबी की भी, तो उसमें डिफरेंट ही मेडिसिन होंगी और वो आपको डॉक्टर ही आपको प्रेस्क्राइब करेगा। ओके, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या कॉमन कॉम्प्लिकेशन देख सकते हैं? फर्स्ट में मैंने आपको पहले बताया ना उसमें यूजुअली जो है ना वो नॉजिया, वॉमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक बर्निंग, जैसे वो कहते हैं कि मुझे मैदे में तेजाबियत बहुत फील हो रही है, मुझे जो है ना वो मॉर्निंग सिकनेस होती है कि बहुत ज्यादा मैं ना अपने आप को लेजी फील कर रही हूँ और मेरा कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा, और पेन लोअर एब्डोमेन भी कह सकती हैं कि मुझे पेट में ना पेन हो रहा होता है, क्योंकि जैसे ही बेबी ग्रो करता है जो बच्चेदानी है उसका साइज बढ़ता है तो उसकी वजह से थोड़ा सा एक उसको ऐसे पेन फीलिंग, प्रेशर वाली फीलिंग तो लेट प्रेगनेंसी में आती है जब बेबी ज्यादा ग्रो करता है, लेकिन वैसे थोड़ा सा जब जैसे ग्रोथ होती है ना तो एक पेनफुल डलनेस वाली फीलिंग ना लोअर एब्डोमेन में होती है। तो वो पेशेंट्स यूजुअली कंसीडर कर रही होती हैं कि शायद मुझे वैसे मेरा साइकिल डिस्टर्ब हो गया और अब मैं उन्हें नहीं पता चलता बहुत दफा में कि मैं कंसीव ही कर गई हूँ, और वो इसको मिसकैरेज की तरफ भी लेकर जा रही थी कि कहीं मेरा बच्चा तो नहीं आया और जो मुझे इतना पेन रहता है। तो कुछ पेन जो है वो नॉर्मल है, लेकिन ये एड्रेस करना या इसको कंसीडर करना कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ये आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर ही आपको गाइड कर सकता है। क्योंकि बहुत दफा ऐसा भी होता है कि उसको आप नॉर्मल लेके बैठे रहते हैं, घर में ही बैठे रहते हैं और फिर आप कॉम्प्लिकेशन के साथ एंड अप होते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं उसको अर्ली अगर आप एड्रेस कर लें, ज़ाहिर डॉक्टर से आप डिस्कस करेंगे, वही आपको बताएंगे ना कि इसको आपने बॉदर करना है और इसको आपने बॉदर नहीं करना, ये आपके वार्निंग साइंस है, इसमें आपने इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। तो बस आपका जो है ना वो अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ लिजॉन बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है। बिफोर प्रेगनेंसी व्हेन यू आर प्लानिंग अ फैमिली, तो आप क्या समझती हैं कि एक लड़की को, यंग लड़की को अपना लाइफस्टाइल कितना हेल्दी बनाना चाहिए और क्या क्या चीजें ऐड करनी चाहिए रूटीन में? देखें इसमें ना एक मैंने लास्ट आपके प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था, फॉलिक एसिड की कमी जो है ना वो बच्चे को एबनॉर्मेलिटीज क्रिएट करती है जिसको हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलते हैं। उससे बच्चे के जो मेनली एबनॉर्मेलिटीज होती है ना वो उसके सर में, रीढ़ की हड्डी में सुराख हो सकता है, तो उसकी तो वैसे ही बिफोर प्रेगनेंसी ही डेफिशिएंसी कवर होनी चाहिए फॉलिक एसिड की कमी, क्योंकि जब वो एबनॉर्मेलिटी डेवलप होती है उस वक्त अभी पेशेंट को ये भी नहीं पता होता कि मैं कंसीव कर चुकी हुई हूँ, यानी कि अगर उसकी बॉडी में ऑलरेडी फॉलिक एसिड डेफिशिएंट है बॉडी में तो वो फिर जब उसको पता चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ उस वक्त वो ऑलरेडी एबनॉर्मेलिटी क्रिएट हो चुकी होगी जिसको अब हम रिवर्स नहीं कर सकते, वो रिवर्सेबल होगी। ठीक है, हमारे साथ कॉलर मौजूद है बुशरा मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगे, क्या आप कुछ पूछना चाहती हैं? जी मेरी फर्स्ट मंथ प्रेगनेंसी है, मुझे शुगर भी है। शुगर भी है, ठीक है। और आपका फर्स्ट मंथ है? जी जी मेरा फर्स्ट मंथ है। ठीक है, बुशरा हमारे साथ मौजूद है मुल्तान से। बुशरा बहुत शुक्रिया, आपका क्वेश्चन जो है वो हम समझ गए हैं, हम जवाब लेने की पूरी कोशिश करेंगे। शुगर का प्रॉब्लम है और फर्स्ट मंथ भी चल रहा है, क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, जो शुगर होती है ना दो तरह की होती है, एक वो होती है जो प्रेगनेंसी से पहले ही चल रही होती है और जैसे ही औरत प्रेग्नेंट होती है ना तो उस दौरान भी वो शुगर उसको पता होता है कि मैं ऑलरेडी डायबिटिक हूँ, और ये यूजुअली वो शुगर होती है यंग गर्ल्स में जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, ऑलरेडी वो इंसुलिन पे होती हैं पहले से ही, बिफोर प्रेगनेंसी ही। और एक शुगर होती है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेवलप होती है, लेकिन वो होती है आफ्टर 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि जब उसके 5 महीने गुजर जाते हैं ना उसके बाद वो उनको शुगर का प्रॉब्लम होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें कॉन्सिक्वेंसेस भी डिफरेंट हैं। जो प्रेगनेंसी से पहले ही शुगर हो रही होती है दैट इज मोर डेंजरस, बिकॉज जैसे वो कंसीव करती हैं उस दौरान में बेबी के पार्ट्स बन रहे होते हैं, अगर वो साथ में डायबिटिक भी हैं और वो अनकंट्रोल डायबिटीज चल रही है तो इससे बच्चे में बहुत सारे नकाइस पैदा हो सकते हैं, जिसमें से एक मैंने ये आपको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो भी बताया वो भी इन डायबिटिक जो मदर्स होती हैं उनको हो सकते हैं। इसीलिए आप एक तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास इमीडिएटली जाएं,
ठीक है। इसमें जो प्रेगनेंसी में साथ में एसोसिएटेड कंप्लेंट्स होती हैं ना, जैसे कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, इसमें सिर्फ आपका गायनाकोलॉजिस्ट नहीं आपको ट्रीट कर रहा होता, आपने साथ में इन कोलैबोरेशन विद योर डायबिटिक डॉक्टर भी ट्रीट होना होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, क्योंकि और ये इसको हम बोलते हैं कंबाइंड क्लिनिक, यानी कि आपने जितना गायनाकोलॉजिस्ट के पास रेगुलर विजिट करने, उतना ही आपने अपने शुगर वाले डॉक्टर के पास भी रेगुलर विजिट करने। बिल्कुल ठीक। और आपकी जो डोज है ना वो रीएडजस्ट होती है। तो आप ये जो बुशरा हैं, इनको फौरन अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उन्हें जाके अपने बताना चाहिए कि मैंने कंसीव कर लिया है और मेरी डोज अब क्या होगी और कौन सी सेफ मुझे मेडिसिन लेनी है, बिकॉज कुछ मेडिसिन जो है वो सेफ नहीं होती हैं प्रेगनेंसी में। एंड सेल्फ मेडिकेशन का भी जो कॉन्सेप्ट है वो जरा हमें खत्म करना पड़ेगा। ओके, मलिक रिजवान अहमद हान साहब हमारे साथ मौजूद है, प्रेसिडेंट पीपल लॉयर फोरम मुल्तान डिवीजन। बात हो रही थी यंग वकला के हवाले से, आप क्या समझते हैं किन मसाइल का सामना है? यंग लॉयर्स को बहुत सारी मुश्किलात का सामना पड़ता है जब वो कचहरी में एंटर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो उनको होता है कि जो पढ़ते हैं ना, प्रैक्टिकली कुछ और होता है। ठीक है, हाँ जी, स्टडी में और प्रैक्टिकल में बहुत फर्क है। जब वो आते हैं कचहरी की प्रेमिसेस में तो उन्हें किसी सीनियर का सामना, किसी सीनियर के पास लाजमी बैठना पड़ता है। अब वो उस सीनियर की मर्जी होती है कि उसको जल्दी से जल्दी सिखा दे। हमारे यहाँ ये रूटीन चल रही होती है कि इनको लिंगर ऑन करते हैं, इनको इलेक्शनों में बिजी कर देते हैं, वोट मांगने के लिए इनको मसरूफ कर देते हैं, जिससे इनका बहुत सारा वक्त जाया होता है। तो इनको जो भी यंग लॉयर जब भी आते हैं उन्हें ये चाहिए कि वो जो प्रैक्टिसिंग लॉयर होते हैं ना, उनके पास जाया करें। ना कि बड़े बड़े नाम वाले या जो सदर होते हैं या सेक्रेटरीज होते हैं या मेंबर पंजाब बार होते हैं, जब उनके पास ये जाएंगे तो वो उनको इलेक्शन के प्रोसेस में डाल देते हैं। ठीक है, इस पर मजीद इन डिटेल बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है खदीजा मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपने बहुत अच्छे मौजू पे प्रोग्राम किया है और बहुत सारी औरतों के ये मसाइल हैं जो आप डिस्कस कर रही हो। और मैं यही कहना चाह रही थी कि ये मेरी बेटी की डिलीवरी के बाद भी ना मुझे यूरिन का प्रॉब्लम है, तो मैंने अपनी शुगर भी चेक करवाई है, बिल्कुल ठीक है मेरी शुगर भी। तो मैं जैसे कोई बैठ के काम करने लगती हूँ यूरिन खारिज होता है, तो इसलिए मुझे ना ये बहुत प्रॉब्लम है। तो नमाज पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है। मेरी एज 34 है, तो इसलिए प्लीज मैं डॉक्टर साहिबा से यही कि मुझे मशवरा दे कोई कि ये क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहिबा, आप कुछ पूछना चाहेंगी? आपकी डिलीवरी नॉर्मल हुई थी? जी जी, ये छोटा ऑपरेट हुआ था। अच्छा, और आपकी डिलीवरी कितने घंटों में हुई थी? ये तकरीबन 3-4 घंटों में हो गई थी। सही। और साथ में पेशाब में कोई जलन वगैरह तो नहीं होती? नहीं, पेशाब में जलन नहीं होती है। और मामा मुझे ना बहुत जोर पड़ता है, जब मैं ये पाउटेबल बैठती हूँ नीचे बहुत जोर पड़ता है। अच्छा, कितना टाइम हो गया डिलीवरी को? ये मेरी बेटी 1 साल 2 माह की हो गई है। प्रॉब्लम कब से चल रहा है? ये प्रॉब्लम जैसे ही ये हुई थी ना प्रेगनेंसी, तो उसके दौरान ही मुझे यूरिन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। मैंने अपने डॉक्टर से डिस्कस भी किया था, तो उन्होंने बोला था कि ये नॉर्मल सी बात है, ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी ये ठीक नहीं हुआ। कितने बच्चे हैं आपके खदीजा? मेरे 2 बच्चे हैं, बेटा है वो 6 साल का है, बेटी है ये 1 साल। ठीक है, ओके खदीजा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप शामिल हुई। आपके जो कंसर्न्स हैं हमने वो सुन लिए हैं और आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। जी डॉक्टर साहिबा, क्या कहेंगी? अच्छा, जो जिस तरह की ये कंप्लेंट्स बता रही हैं कि सिंस 1 ईयर इनको ये प्रॉब्लम चल रहा है, यूजुअली ये उन प्रेगनेंसीज में होता है जिनकी प्रोलॉन्ग लेबर होती है और उस दौरान डिलीवरी के दौरान में उन्हें कोई कॉम्प्लिकेशन हुई हो, या उनका ना एक कंडीशन जिसको हम बोलते हैं कि प्रोलैप्स ऑफ द वेजाइना, यानी कि उनका जो मसाना है वो थोड़ा सा वीक हो जाए और वीक होके वो थोड़ा सा अपनी नॉर्मल पोजीशन से हटके नीचे आ जाए, तो उनमें ये इस तरह की कंप्लेंट्स होती हैं। ठीक है, और ये मैंने आपसे इनसे पूछा था कि ये नॉर्मल रूट से डिलीवर हुई हैं या सिजेरियन से, तो ये बेसिकली नॉर्मल रूट ऑफ डिलीवरी जो होता है ना, उसकी वजह से ये कंप्लेंट्स हो जाती हैं। लेकिन इससे
भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये कि इन्फेक्शंस को रूल आउट करना चाहिए। बाजुकात स्टोन्स भी होते हैं ब्लैडर में जो कि इरिटेट कर रहे होते हैं और ये प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, तो इसीलिए जो इनको आप गायनाकोलॉजिस्ट से जरूर कंसर्न करें, लेकिन इनको बेसिकली गुर्दे और मसाने के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देखें जो भी रेलेवेंट होता है ना फील्ड, उनके पास आपको अप्रोच करना चाहिए, उसके स्पेशलिस्ट। हर प्रॉब्लम के लिए सेम डॉक्टर नहीं होता। ठीक है। तो मेरा ख्याल है अभी 1 ईयर से इन्हें प्रॉब्लम चल रहा है ना, तो इन्हें किसी मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाना चाहिए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए, जिसमें इनके कुछ लैब्स भी होंगी। और ठीक है, थैंक यू, आपने क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन किया। इसी के साथ चलते हैं ब्रेक पर और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, जो डिस्कशन चल रही है इसको कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। एक दफा फिर से आपको प्रोग्राम में हम कहते हैं खुशामदीद। सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है मलिक रिजवान अहमद हां साहब, जो कि एडवोकेट हैं और प्रेसिडेंट हैं पीपल लॉयर फोरम के मुल्तान डिवीजन के, और उनके साथ हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नासरा, जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं। बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी में क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने में आती हैं, कॉमन कॉम्प्लिकेशंस कौन सी और कैसे उनको मिनिमाइज किया जा सकता है, इस पर हम बात कर रहे थे। लेकिन पहले जरा बात को कंप्लीट करते हैं जो कि हम कर रहे थे मलिक रिजवान साहब से, और बात ये चल रही थी कि यंग लॉयर्स को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इन फील्ड, और जो पढ़ाया जाता है, जो एक्चुअली प्रैक्टिस किया जाता है, उसमें फर्क है, तो वो फर्क क्यों है। आप बात को कंप्लीट कीजिए प्लीज, आप इस बारे में डिस्कस कर रहे थे। सबसे पहले जो मुश्किल मैंने बताई है, जब वो आते हैं प्रैक्टिकली और उसमें फ़र्क होता है, और उसके बाद जो वालिदैन होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी लॉयर्स बन गई है, अब जाएगी कमाएगी फ़ौरन ही, या कमाएगा और हमें रिटर्न देगा, जबकि ऐसा नहीं होता। क्योंकि जो केसेस आते हैं ना, वो आते हैं तजर्बे की बुनियाद पे, वो केसेस आते हैं कॉन्टेक्स्ट की बुनियाद पे। अगर आपकी PR अच्छी है तो आपके पास केसेस आएंगे, नहीं तो आपके पास केसेस में बहुत कम आते हैं। कि अगर ये तो मुश्किल आती है, बहुत बड़ी ये मुश्किल होती है कि जब एक नया बंदा कचहरी की प्रीमिसेस में एंटर होता है, तो जो भी मसाइल होते हैं लोगों के, उनकी कोशिश होती है कि जिनके साथ उनकी PR अच्छी है, जो ऑलरेडी उनसे काम निकलवा चुके होते हैं, तो उनके पास जाते हैं। अच्छा, इसी तरह सबसे जो दूसरा बड़ा प्रॉब्लम होता है वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है। ठीक है, वो क्योंकि पहले भी बड़ी मुश्किल से पढ़ के वहां पे आए होते हैं, अब उनको जरूरत होती है कि उनको कोई फाइनेंशियली स्टेबल हो सके। हाँ जी, वो घर भी दें, कम से कम अपना खर्चा तो पूरा करें। बिल्कुल, वो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, एक्सपीरियंस हर फील्ड में मैटर करता है। बिल्कुल, हर कोई उसी के पास ही जाएगा, हर इंसान उस बंदे के पास जाएगा जो एक्सपर्ट हो, जिसको अपनी फील्ड में, रेलिवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस हो। लेकिन क्या हम अपने यंगस्टर्स के पोटेंशियल पे यकीन नहीं रख रहे? वो इतना पढ़ के आए हैं और अब जब उनका टाइम आया है कि वो प्रैक्टिस कर सकें, क्या हम उन पर यकीन नहीं कर रहे? ये हमारी एक खाम ख्याली होती है। हालांकि वो जो यंग आते हैं ना, उनके पास ज्यादा नॉलेज होता है, वो ज्यादा बुक्स पढ़ के आ रहे होते हैं, उनको ज्यादा केस लॉज का पता होता है, लेकिन हम उन पर यकीन नहीं कर रहे होते। उनके पास टाइम भी होता है, एक केस में मेहनत भी कर सकते हैं। बिल्कुल, जो जिनके पास ऑलरेडी 200-200 400-400 केसेस होते हैं, जिनके पास टाइम ही नहीं होता, हम फिर उनके बाहर चक्कर लगाते हैं, जिसका रिजल्ट ये निकलता है उनके पास टाइम नहीं होता, अदालतों में जाने का टाइम नहीं होता। ठीक है, तो केस पेंडिंग चले जाते हैं बहुत सारे। तो हमें चाहिए कि हम यंग लॉयर्स जो भी हैं उन पे इत्मीनान करें और उनको केसेस दें और उनको जगह दें, जी बिल्कुल, मौका दें, ताकि वो भी एक्सपीरियंस गेन कर सके। ठीक है, डॉक्टर साहबा की जानिब मूव करते हैं। बात हो रही है प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से और कैसे उन कॉम्प्लिकेशंस को मिनिमाइज किया जा सकता है। बात करते हैं एपिगैस्ट्रिक बर्निंग की, ये क्या है? एपिगैस्ट्रिक बर्निंग प्रेगनेंसी में एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही इरिटेटिंग प्रॉब्लम है फीमेल्स को। बेसिकली जो प्रेगनेंसी में हार्मोन्स होते हैं ना, वो आपका जो खुराक की नाली होती है, इसोफेगस और स्टमक के दरमियान जो एक वाल्व होता है, उसको लूज कर देते हैं। उसकी वजह से जो स्टमक का एसिड होता है ना, वो रिगर्ज पीछे को जाता है, बैक फ्लो, और वो आपके जो वो फूड वाली लाइन है ना, यानी कि इसोफेगस है, खुराक की नाली, उसको इरिटेट करता है और फिर वो उसको एक हार्ट बर्न वाली फीलिंग होती है। वो कहती है मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर सीने पे जलन फीलिंग होती है। दूसरा, जब आप ओवर ईटिंग कर लें, आपको जैसे मैं पहले भी बता रही हूँ कि आपने अपने पोर्शन को कंट्रोल करना है, मील्स जो हैं वो डिवाइडेड लेने हैं। अगर आप एक ही टाइम पे बहुत हैवी मील ले लेते हैं, उसके बाद आपने पानी भी पी लिया, तो वो जो स्टमक है वो ओवर डिस्टेंड होता है और वो फिर सारा पीछे को आता है, तो वो फिर इरिटेट करता है आपके
स्टमक वाले एरिया को भी और जो इसोफेगस वाला एरिया है खुराक की नाली उसको भी। ठीक, इस बात को हम कंप्लीट करते हैं। हमारे साथ कॉलर मौजूद है सना जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है सना? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक। मुझे ना डॉक्टर साहिब से बात करनी है। जी जी प्लीज। मैंने अपना अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। मैं ना मेरी शादी को 2 साल हो गए, तो प्रेगनेंसी नहीं हुई। मेरे मतलब इसका सिस्ट का यूट्रस की ना आउटसाइड पे सिस्ट थी, तो वो ऑपरेट भी करवाया है हमने। तो उसके बाद चेकअप करवाया था तो फिर से होना शुरू हो गई हो। तो इसका क्या हल होगा? देखिए प्रेगनेंसी नहीं हो रही। हाँ जी, देखें ये तो जो सिस्ट के आप बता रहे हैं ना, ये तो सिस्ट की नौयत पे डिपेंड करता है और जरूरी नहीं है कि ये सिस्ट ही एक रीजन हो। प्रेगनेंसी के ना होने की बहुत सारी रीजंस होती हैं, वो तो प्रॉपरली आपको इवेल्युएट कराना पड़ेगा ना कि बाज़ हस्बैंड में भी फैक्टर होता है कि आपका अगर सिस्ट रिजॉल्व करेगी तो हस्बैंड का फैक्टर भी साथ में इंपॉर्टेंट होता है। ये तो कपल की मैनेजमेंट होती है। और जहां तक सिस्ट आप कह रही हैं कि दोबारा बन रही हैं, तो ये उसकी नौयत पे डिपेंड करता है वो किस तरह की सिस्ट बन रही हैं। कुछ ऐसी सिस्ट होती हैं जो सिंपल होती हैं और वो रिजॉल्व भी कर जाती हैं, खत्म भी हो जाती हैं टाइम के साथ। कुछ ऐसी होती हैं जिनमें ब्लड एक्यूमुलेट होते हैं, जिसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। पहले भी मैंने एक प्रोग्राम में यहाँ पर उसके बारे में बोला था। तो वो प्रेगनेंसी को के राह में बड़ी रुकावट होती है, यानी कि वो बांझपन का प्रॉब्लम करती हैं। तो ये आप अपने जो भी आपके कंसर्न डॉक्टर हैं उनसे आप राब्ता करें जिन्होंने पहले से इसको मैनेज किया है, अगर ये दोबारा बन रही हैं तो। या फिर ये कि अगर आप आना चाहें तो हम लोग भी हाजिर हैं, क्योंकि एक प्रॉपर इवेल्युएशन करके ही आपको गाइड किया जा सकता है। ठीक है सना, आप शामिल हुई प्रोग्राम में, आपका बहुत शुक्रिया और जवाब हमने आप तक पहुंचा। बात को कंप्लीट करते हैं। आप बात कर रही थी एपिगैस्ट्रिक बर्निंग के हवाले से। हाँ जी, अच्छा, तो मैंने जैसे आपको बताया कि प्रेगनेंसी में थ्रू आउट आपने ना अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है। इसी तरह से ये एपिगैस्ट्रिक बर्निंग का भी है। आप एक टाइम पे हैवी मील ना लें, आप अपने मील्स को डिवाइड करके पोर्शन को कंट्रोल करें। जितना आपकी बॉडी उसको बेयर करती है उतना लें। एकदम से आप ना खाने के फौरन बाद ना पानी ना लें, पानी को 10 से 15 मिनट के बाद लें। बेसिकली जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ना वो ये है कि हम प्रेगनेंसी के हार्मोन्स को तो नहीं अवॉइड कर सकते ना, आप उसको थोड़ा सा जो है वो स्टमक को थोड़ा रिलैक्स करें। जैसे थोड़ा सा मील नीचे जाएगा फिर ऊपर से पानी जाएगा तो वो एकदम से रिगर्ज करके पीछे को नहीं आएगा। फिर दूसरी बात ये कि खाना खा के फौरन लेटे नहीं, आप अगर लेटेंगे तो वो भी फिर बैक फ्लो होगा। तीसरा ये कि आप जैसे खाना खाया है उसके थोड़ी देर के बाद आप थोड़ा वॉक वगैरह करें फिर आप लेटें। और जो स्पाइसी फूड्स हैं, ज्यादा मिर्चों वाली मसालों वाली चीजें, ज्यादा जैसे ऑयली चीजें हैं, इनको अवॉइड करें, क्योंकि वो प्रेगनेंसी में हार्मोन्स होते हैं जो कि नौजिया वैसे ही कर रहे होते हैं। तो जब फिर वो नौजिया होगा और वो रिगर्ज होगा तो उससे ये चीज जो है वो बढ़ जाती है। अगर फिर भी आपको ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रहा तो आप डॉक्टर से गाइडेंस लें, क्योंकि इसकी फिर मेडिकेशंस भी होती हैं जो हम सेफ दवाइयां जो हम प्रेगनेंसी में दे सकते हैं इसके लिए। बाकी जैसे जैसे टाइम गुजरता है, स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में तो नौजिया, मतली और उस तरह की वजह से ये हार्टबर्न ज्यादा होता है। फिर जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करती है, बेबी का जो प्रेशर होता है ना वो भी स्टमक के ऊपर जा रहा होता है, तो उसमें भी फिर ये रिगर्ज वाले प्रॉब्लम होते हैं। तो ये स्टार्ट से एंड तक ये प्रॉब्लम चल रहे होते हैं, इनको आपने खुद मॉडिफाई करना है। ये स्टार्ट से एंड तक ये प्रॉब्लम रहता है, लेकिन अगर आप खुद थोड़ा सा मॉडिफाई करें चीजें, जैसे अब दही है इसका इस्तेमाल करें, मिल्क इंटेक जो है ना वो करें, तो उससे भी आपकी ये एपिगैस्ट्रिक बर्निंग की ओर होती है। और इसके अलावा आप जो है ना वो हैवी मील जो है ना एक टाइम पर ज्यादा ना लें। ठीक है, एक और क्वेश्चन, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थे, उनका नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक सवाल था उनका, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन था कि कुछ खाए पिए बगैर भी जो शुगर लेवल है दैट इज 127 127 पर रहती है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है और कैसे इसको कंट्रोल किया जाए प्रेगनेंसी में? अच्छा, प्रेगनेंसी में जो शुगर की वैल्यूज है ना वो नॉन प्रेग्नेंट से डिफरेंट होती हैं। प्रेगनेंसी में तो खाए पिए बगैर अगर आपका 127 है तो आप डायबिटिक हैं, आपको शुगर का मर्ज है, आप फौरन से अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में निहार मुंह जो शुगर की वैल्यूज है ना शुड बी लेस देन 100, जिसको हम कहते हैं 90 से 95 की रेंज में आपको फॉलो करना चाहिए। तो ये इनको शुगर का मर्ज है, इनको फौरन डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। और कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं कि पेशेंट अगर बहुत ज्यादा अपनी डाइट को कंट्रोल कर लेता है, वॉक वगैरह करता है, तो ये लेवल्स वैसे ही नॉर्मलाइज हो जाते हैं।
हाँ जी, वरना फिर एक्सपर्ट की राय जरूरी है। बस एक्सपर्ट की राय तो पहले ही आपने लेनी है जी। वो ही आपको असेस करेंगे कि आप इसके साथ डाइट कंट्रोल करें और शुगर की दवाई लेनी है तो कौन सी लें। ओके, हमारे साथ कॉलर मौजूद है आयशा मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आप सुनाए, ठीक है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगी, कुछ पूछना चाहेंगी? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि डॉक्टर साहब मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही। डॉक्टर साहब की रिपोर्ट भी चेक करवाई है, खुद भी सारा कंप्लीट इलाज करवाया है, वो कहते हैं कोई नुक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी नहीं हो रही प्रेगनेंसी। डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाहेंगी? देखें जो बांझपन है ना, ये तो एक बड़ा वाइड किस्म का वो है, इसमें तो आपकी प्रॉपर असेसमेंट बहुत जरूरी है जी। सिर्फ हस्बैंड का टेस्ट और पेशेंट के, आपके अपने कोई टेस्ट वगैरह हुए थे? हाँ जी, मेरे भी टेस्ट हुए थे। आखिरी हाल इधर से मैंने इलाज करवाया सियाल क्लिनिक से, डॉक्टर शाहिद राव से। तो उन्होंने कहा है कोई नुक्स भी नहीं है, फौज की रिपोर्ट भी करवाई है। मेरा उन्होंने आखिरी हाल बताया कि आप टूपे टेस्ट करवाओ। अच्छा। अब मेरे घर वाले ना नहीं मान रहे, वो कहते हैं नहीं हम टूपे टेस्ट नहीं करवाते। अच्छा चले, मुझे एक दफा प्रेगनेंसी हुई थी। अच्छा। मुझे ना शादी के 8 माह बाद प्रेगनेंसी हुई थी ना, मिसकैरेज हो गया था, फिर उसके बाद नहीं हुआ। 3 साल हो गए तब तो दोबारा नहीं हो रही। अच्छा, जो आपको मिसकैरेज हुआ था उसके बाद कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई थी? नहीं, कोई उसमें ग्रोथ नहीं थी बेबी की। तो वो मिसकैरेज के बाद आपकी कोई मतलब सफाई वगैरह हुई थी, डीएनसी हुई थी? नहीं, डीएनसी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा था अभी बेबी इतना नहीं बना, बस ना वो 3 वीक का है, मेडिसिन से ही ना जाया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका साइकिल वगैरह ठीक आ रहा था? हाँ जी, बिल्कुल ठीक था, कुछ नहीं था, अभी भी है। अच्छा चलें आयशा, मैं वैसे आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप ना अगर आना चाहें तो आप मेरे क्लिनिक पे भी आ सकती हैं, हस्बैंड समेत आएं, अपनी जितनी आपकी लैब्स हैं वो सब लेके आएं, क्योंकि एक दफा जब जाहिर है ये सिर्फ बातों से नहीं आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ना जब तक आप इवेलुएट ना कर लें। और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं जो कि प्रेगनेंसी नहीं होने देते, लेकिन उसका कोई अल्ट्रासाउंड के साथ ताल्लुक नहीं होता, वो आपके ब्लड में हार्मोन्स होते हैं। जैसे थायराइड जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें ना। थायराइड भी, अगर थायराइड जो गले के होते हैं ना, जिसमें हम कहते हैं गदूद होती है, अगर इसके भी हार्मोन सही तरीके से ना बन रहे हो बॉडी में तो वो प्रेगनेंसी नहीं होने देते। और अगर हर चीज आपकी ठीक है तो उसको एक टर्म हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में जिसको बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड प्रेगनेंसी। लेकिन बांझपन, अनएक्सप्लेन्ड बांझपन उस वक्त हम लेबल करते हैं जब आपकी सारी इन्वेस्टिगेशन हो जाए और उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जैसे अभी आप बता रही हैं कि ट्यूब टेस्ट का उन्होंने कहा है, तो ट्यूब टेस्ट मतलब एक वो इम्पोर्टेंट टेस्ट है, उसको चेक किए बगैर हम नहीं बता सकते कि आप सब बिल्कुल ठीक है। हो सकता है ना आपकी ट्यूब में कोई प्रॉब्लम हुआ हो। ठीक है, आयशा मुल्तान से हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आप शामिल हुई। ट्यूब टेस्ट के हवाले से कोई मिसकंसेप्शंस हैं कि फैमिली नहीं मान रही? बहुत मिसकंसेप्शंस हैं। ट्यूब टेस्ट का ना एक जनरली ना असल में जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं फैमिली वाले ना वो डिस्कस कर रहे होते हैं पेशेंट्स के साथ। अब हर एक तो ट्यूब टेस्ट जो है ना उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट को पहले गाइड करना चाहिए कि वो कब होना है और उसको बिफोर प्रेगनेंसी, बिफोर टेस्ट आपने क्या चीजें देखनी है और आफ्टर टेस्ट आपने क्या मेडिकेशन लेनी जरूरी है। क्योंकि जब आप एक ट्यूब टेस्ट कर रहे होते हैं, एक तो वो थोड़ा पेनफुल प्रोसीजर है और आपने उसको प्रॉपर पेशेंट को प्रिपेयर नहीं किया, तो पेशेंट के जहन में ना उस पेन का ट्रॉमा इतना ज्यादा होता है कि वो फिर अपनी फैमिली में सब लोगों को एक्सप्लेन करते हैं और मना करते हैं कि कोई ट्यूब टेस्ट ना कराए। बिल्कुल ठीक है। मैं हमेशा अपने पेशेंट का ट्यूब टेस्ट इसीलिए खुद करती हूँ क्योंकि पेशेंट को पहले साइकोलॉजिकली उस स्टेज तक पहुंचाना और फिर उसके बाद स्टेप प्रोसीड करना जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ना इसमें चूंकि हम टेस्ट के दौरान हम ऐसी डाई वगैरह डाल देते हैं जिसके बाद पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, तो हम उसको प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए भी साथ ही दवाई देते हैं और कुछ और एहतियात भी साथ ही बताते हैं। तो अगर आप ये सारा सही तरीके से फॉलो करें तो किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ठीक है। अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ बढ़ते हैं मलिक रिजवान अहमद खान साहब की जाने, पीपल लॉयर फोरम प्रेसिडेंट हैं मुल्तान डिवीजन के। बात करते हैं कोर्ट कचहरियों के हवाले से लोगों के जहनों में मिसकंसेप्शंस जो बैठे हैं, जो एक सोच बैठी हुई है कि कोर्ट कचहरी जाएंगे तो केस जो है वो लंबा होता जाएगा, हल तो निकलना नहीं है, सोल्यूशन तो निकलना नहीं है, पैसे भी इन्वेस्ट करेंगे, टाइम भी इन्वेस्ट करेंगे और काम भी नहीं होगा, या अगर काम होगा तो उसको बहुत ज्यादा अरसा, बहुत ज्यादा वक्त लग जाएगा। ऐसा क्यों है?
इसकी बहुत सारी वजूहात है। एक तो जजेस की बहुत ज़्यादा कमी है, जजेस बढ़ाने चाहिए। दूसरा, जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि हमारे जजेस जो है ना वो बहुत कम टाइम देते हैं। सैलरीज वगैरह इनकी हमारे टॉप 10 पे आ रही हैं। दुनिया में जो टॉप 10 हमारे ये हैं जुडिशरी सिस्टम है, उसके लेवल पे इनकी पेज आ रही हैं, जबकि हमारा इंसाफ इस वक्त जो है ना वो 134 नंबर पे है। आई थिंक 134 पे है या 140 पे है। उसकी वजह ये है, एक तो वकला हड़ताल करते हैं, चले वो तो कभी ना कभी हड़ताल हो गई, ठीक है। अच्छा, फिर इतने ज्यादा केसेस होते हैं एक जज के पास, 200 केसेस डेली के लगे होते हैं, तो वो कैसे कवर करेंगे उसको? जजेस की तादाद बढ़ानी चाहिए, इनको प्रॉपर वो फॉर्म वो करना चाहिए। फिर जो सबसे बड़ी बात है ना, ये जजेस जो होते हैं ना ज्यादातर ना पॉलिटिकल इनको अपॉइंट करते हैं, उसका बहुत बड़ा इंटरफेयर होता है। बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, जब पॉलिटिकल इंटरफेयर होता है तो फिर उसकी वजह ये बनती है, जब केसेस प्रोलॉन्ग होते हैं वो पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है इनके ऊपर। बिल्कुल, फिर कहीं ना कहीं बायसनेस आ जाती है। बायसनेस आ जाती है। जब ज्यादा प्रेशर होता है तो उसको पेंडिंग में चले जाते हैं, क्योंकि केस बन नहीं रहा होता, ऊपर से प्रेशर होता है कि ये गलत आप डिसीजन लें। ठीक है, हाँ, ये मामलात बनते हैं। मलिक साहब, आप खुद माशाल्लाह एडवोकेट हैं, आप देखते हैं लॉयर्स के रवैयों में कोई ऐसे रवैये या ऐसे कोई पैटर्न्स, बिहेवियर पैटर्न्स जो कि आप समझते हैं कि नहीं होने चाहिए और इनको बदलने की जरूरत है? नहीं, अब तो खैर जो लॉयर्स हैं बड़े प्यार से और बड़े इखलाक से बात करते हैं। पहले होता होगा, लेकिन अब तब्दीली आ रही है। अब बहुत ज्यादा तब्दीली है लॉयर्स के रवैयों में। ठीक है ना। फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है, और अब स्ट्राइक्स भी कम हो रही हैं लॉयर्स में। मतलब अब तो काफी चेंज है, अब काफी चेंज आ गया है। और नॉलेज वाइज भी माशाल्लाह जब से ये सोशल मीडिया आया है, इंटरनेट आया है, वेबसाइट्स आई हैं, वो भी काफी हद तक ना इजी हो गया इनके लिए कि वो लॉयर अप टू डेट जो लॉज हैं उनको वो फाइंड करें। ठीक, हाँ जी, चले, यानी पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। बिल्कुल, चले, बहुत शुक्रिया, आपने इसको क्लियर किया। इसी के साथ चलते हैं ब्रेक पर, ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, वापस आएंगे, अपनी जो गुफ्तगू चल रही है, बहुत हेल्दी डिस्कशन चल रही है, इसको कंटिन्यू करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। ब्रेक के बाद हम आ चुके हैं वापस, और इस सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है मलिक रिजवान अहमद हास साहब, एडवोकेट हैं और प्रेसिडेंट हैं पीपल लॉयर फोरम के मुल्तान डिवीजन से, और डॉक्टर नासरा गायनेकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बात हो रही थी प्रेगनेंसी में जो कॉमनली कॉम्प्लिकेशंस हम देखते हैं उस हवाले से, और कैसे उनके चांसेस को मिनिमाइज किया जा सकता है। एक तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू कि आपको नॉलेज हो, आपको मालूम हो कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना, और अर्ली स्टेज पर ही कैसे अपने आप को मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस से बचाना है। मलिक रिजवान साहब से बात हो रही है, यंगस्टर्स जो है, यंग वकला है, उनको किन मसाइल का सामना है इन फील्ड, और क्यों फर्क है, कैसे जो थ्योरेटिकल जो जिस चीज से वो गुजर के आते हैं, जिस चीज को वो पढ़ के आते हैं, मुख्तलिफ कोर्सेज, मुख्तलिफ बुक्स, और जो प्रैक्टिकल लाइफ की जानिब आते हैं, तो क्यों उन दोनों जिंदगियों में फर्क है, कैसे उन दोनों सेगमेंट्स में फर्क है, और कैसे उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। बात करते हैं मुल्तान के तरक्याती कामों के हवाले से। मलिक रिजवान साहब का क्या कहना है इस हवाले से? कैसे देखते हैं आप मुल्तान में तरक्याती कामों का, हुकूमती कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? अगर हम मुल्तान की तरक्याती काम देखें कब शुरू हुए हैं, आपको मुशर्रफ दौर से पहले जो है ना मुल्तान बिल्कुल ही बैकवर्ड एरिया शुमार होता था। मुशर्रफ दौर जब शुरू हुआ उस वक्त माशाल्लाह कार्डियोलॉजी आया, ठीक है, 1122 आई, इस तरह रोड्स उस वक्त बने, इसमें कोई शक नहीं है, उस वक्त काम हुए। उसके बाद फिर वही हुआ, काम रुक गए। तो जब गिलानी साहब है, उन्होंने मोटरवेज बनवाई, मुल्तान से लाहौर मोटरवे उन्होंने बनाई, मुल्तान से सखर मोटरवे बनाई, इस तरह मुल्तान तो फैसलाबाद कनेक्ट किया इसको। अच्छा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया गिलानी साहब ने, फ्लाई ओवर्स बनवाए, रोड सारे एक जाल बिछवा दिया, माशाल्लाह बहुत काम किए उन्होंने। तो अब उस बात को 2012 में चले गए थे, आज 10 साल हो चुके हैं। 10 साल में एक मेट्रो के अलावा कोई प्रोजेक्ट नहीं हुआ। हालांकि वजीर खारजा भी यहाँ से रहे हैं, सेनेटर भी रहे हैं, बाकी भी बहुत सारे हुकूमती ओहदेदार यहाँ से मेजर सीटों पे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे काम नहीं हो रहे। तो गवर्नर रहा है रफीक रजवाना साहब, कोई एक भी प्रोजेक्ट नहीं लेके आ सका। ठीक है, ये हमारा
हालांकि हब शुमार होता है और यहाँ पे मैंगो की एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होती है, बहुत यहाँ पे फसलें, गंदम, हर चीज, कपास, हर चीज में हम रिच हैं साउथ पंजाब वाले, लेकिन ये महरूमियों के शिकार हैं। ठीक है, महरूमियों का शिकार क्यों है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, राबिया रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, मैंने डॉक्टर से बात कर जी प्लीज। कि मेरी शादी को 13 साल हो गए, तो काफी दवाएं की और इलाज करवाए तो औलाद नहीं हो रही थी ना, तो अब अल्लाह ने ऐसे ही सुन लिए, दवा मैंने बंद कर दिए थे, तो अब 8वां माह शुरू हो रहा है, लेकिन मुझे ना बच्चेदानी में इतना दर्द होता है कि सो भी नहीं सकती, बैठ भी नहीं सकती, तो कहते हैं कि यूरिन में मसला है ना, तो काफी दवाई खाई है लेकिन कुछ नहीं हो रहा, आराम नहीं आ रहा, तो वो मैंने पूछना था कि मेरे बच्चे को तो कोई खतरा नहीं है, मैं ज्यादा नहीं, आसान लफ्जों में डॉक्टर को कहना कि मुझे समझा दें। ठीक है राबिया, हमारे साथ कॉल पर ही रहिएगा। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहेंगी, कुछ पूछना चाहेंगी? क्या दर्द हो रहा है? आवाज इनकी ब्रेक हो रही थी, दोबारा से बताइएगा। मैं कहती हूँ कि 8वां माह शुरू हो रहा है ना, 2-3 दिन के बाद, तो मुझे ना बच्चेदानी में बहुत तकलीफ होती है, ना बैठ सकती हूँ, ना करवट ले सकती हूँ, ना ज्यादा चल फिर सकती हूँ, और वजन भी मेरा ज्यादा है ना, तो कहते हैं कि यूरिन में मसला है। ठीक है, बताइएगा डॉक्टर साहिबा। दवाई भी काफी खाई है, आराम नहीं आ रहा। अच्छा, जहाँ तक है ना ये पेट में दर्द, ये तो जैसे से प्रेगनेंसी ग्रो कर रही होती है तो वो पेट में पेन हो सकता है, बेबी की मूवमेंट की वजह से भी पेन हो सकता है, जिसको हम ना अपनी लैंग्वेज में ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस कहते हैं। अगर ये ज्यादा बेबी जैसे मूव कर रहा हो और ज्यादा वो इरिटेट कर दे, सेंसिटिव हो जाता है यूट्रस, तो उसमें फिर पेनफुल फीलिंग आती है। अच्छा, फिर पेन की बहुत सारी और वजूहात भी हैं, जैसे इन्होंने कहा है ना यूरिन में मसला है, बिल्कुल यूरिन के इन्फेक्शन की वजह से भी पेन हो सकता है। फिर अगर उसको खून की कमी है, खून की कमी की वजह से भी पट्टे जो है वो कमजोर होते हैं, तो उसकी वजह से भी पेन हो सकता है। और ये जो जिस तरह कह रही है ना मेरे से उठा बैठा नहीं जाता, तो ये बेसिकली पेट में दर्द से ज्यादा ना जॉइंट पेन है। हाँ, क्योंकि ज़ाहिर हम जॉइंट्स की बेस पे उठते बैठते हैं ना, तो वो जॉइंट्स जो है ना प्रेगनेंसी में हमारी बॉडी के जॉइंट्स जो हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन्स कुछ होते हैं उनकी वजह से लूज हो जाते हैं। उन लूजनेस की वजह से ना वो आपस में जैसे वो पेशेंट उठता है ना, तो ऐसे जॉइंट्स जो है ना वो रगड़ खा रहे होते हैं लूज होने की वजह से, उनका जो दरमियान में जोड़ होता है ना वहां पर। So this can be a reason. हाँ, दिस कैन बी अ रीजन। और साथ में ना पेशेंट की जैसे ग़िज़ाई अगर कमी है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंट हैं वो, और उनको बच्चे ने तो सारी जो खुराक है ना मदर से लेनी, बिल्कुल, अगर मदर ने रिप्लेसमेंट नहीं की तो ऑब्वियसली फिर मदर डेफिशिएंट हो जाएंगी, जिसमें एक तो खून की कमी है, दूसरा जो जोड़ों में से जो कैल्शियम है ना वो भी बच्चे को जा रहा होता है। तो अगर मदर ने कैल्शियम भी रिस्टोर नहीं किया अपना, तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी, दूसरे जॉइंट्स के लूज होने की वजह से ये उनको उठने बैठने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राबिया रावलपिंडी से मौजूद थी। उम्मीद करते हैं कि आप जो जवाब चाह रही थी वो आप तक पहुंच गया होगा। सादा अल्फाज में वो कह रही थी, और आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि क्या एक्चुअल इशू है और क्या करने की जरूरत है। बात हो रही थी जनूबी पंजाब और उसकी महरूमियों की, बात को कंप्लीट कीजिएगा प्लीज। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो इस वक्त वजीर खारजा भी यहीं से है और भी बहुत सारे बड़े बड़े होते, बल्कि वजीर आला जो है वो उनका ताल्लुक भी साउथ पंजाब से है, वो तौसा की तरफ तो काम करवा रहे हैं लेकिन मुल्तान और इसके गिरदो नवा के जो इलाके हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी हुकूमत को 1.5 साल पड़ा है, तो इन इलाकों पे भी तवज्जो दें। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनमें एजुकेशन सिस्टम है, इनमें बाकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। साफ पानी का बहुत बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम चल रहा है मुल्तान में भी, इसके मज़ाफात में भी, तो इसको काइंडली इसका ना कोई सोल्यूशन निकालें। ठीक है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन सी ऐसी जगह हैं, ऐसे इलाकों की अगर हम बात साइड पर रख देते हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां आप समझते हैं कि काम करने की जरूरत है हुकूमत को? पानी का इशू हो गया, तरक्याती काम हो गया, या शहर की ब्यूटिफिकेशन हो गई, तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको आप समझते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी तक उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही? मुल्तान में अगर आप ये गुलगश्त आगे निकल जाएं, UC 68 है, UC 69 है, UC 67 है, ये आगे आप चले जहाँ पे कोई काम नहीं हो रहे और बड़े अरसे से काम नहीं हो रहे। छोटा मोटा जो फंड आता है वो बहुत कम आता है। अगर कोई मुल्तान के लिए फंड आता भी है तो वो सिर्फ शहर में लग जाता है।
और शहर में आप देखें नीचे पहले रोड्स बने हुए थे, उसके ऊपर ही उन्होंने टफ टाइल्स लगा दी हैं। मतलब इतना वहां पे फंड्स दिए जा रहे हैं जो हमारे साथ देहाती इलाके हैं जहां पे एक्चुअल जरूरत है, वहां पे आप देखें रोड सारे टूटे फूटे पड़े, कोई हाल नहीं है वहां पे। उस चीज को, उस साइड को इग्नोर किया जा रहा है। हाँ जी, अभी आप नवाबपुर रोड देख लें, इन्होंने सीवरेज का सिस्टम बहुत खराब था यहाँ पे, तो उसको खोदा है। आज 1.5 से मेरे ख्याल में 2 साल से ऊपर होने वाले हैं, अभी तक वो सारा टूटा पड़ा है, उसके कोई मतलब वो नहीं कर रहे। इसी तरह साफ पानी आप देख लें, पहले पेप्सी से लोग पता नहीं कहां से भरने आते थे, लेकिन कोरोना की वजह से, जब कोविड की वजह से उन्होंने बंद किया है, तो साफ पानी अब मुयस्सर नहीं है। लोग ठीक है, बहुत शुक्रिया, हो गई हैं रोड्स। बहुत शुक्रिया मलिक रिजवान अहमद साहब और डॉक्टर नासरा नसीम हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर नासरा, एंड पर क्या पैगाम देना चाहेंगी? एंड पर मैं यही कहूंगी कि लाइफस्टाइल जो है ना उसको हेल्दी रखें, बेहतर बनाएं, ताकि आप प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यस, नो डाउट। आप दवाई खाने से पहले जो है ना, अगर लाइफस्टाइल को ठीक कर लेते हैं तो दवाई की नौबत नहीं आती, और अगर नौबत भी आती है तो वो अर्ली क्योर हो जाता है। ठीक है। और आजकल ना बहुत ज्यादा ट्रेंड है, आप थोड़ी देर के बाद जो है ना गूगल पे सर्च करना शुरू कर देते हैं। Exactly. बहुत सारा जो है वो उसमें ऐसा मटेरियल होता है जो कि ऑथेंटिक नहीं होता, और आप उस बेस पे बहुत सारी अद्वियात इस तरह से खाना शुरू कर देते हैं, उस इंफॉर्मेशन पर रिलाई कर जाते हैं, व्हिच इज रॉन्ग। और एक और बहुत ही यानी कि हार्ट टचिंग जो बात है ना, जो मुझे फील होती है, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिसिंग हूँ और एवरी वीक मैं उसको जो है वो रिसीव कर रही होती हूँ पेशेंट्स को। एक होता है इलीगल प्रेगनेंसी टर्मिनेशन, ठीक है, और एक है अनवांटेड प्रेगनेंसी टर्मिनेशन। इसको खुदारा अवॉइड करें, ठीक है ना। जाहिर है हम एक लिविंग को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसके बहुत सारे जो हैं वो अगर आप उठाएं तो बहुत सारे ना इसके रूल्स, कोई इस्लामिक ये वो सब बहुत सारे पॉइंट्स ले आते हैं, रू फलां टाइम पे आती है, रू ये होता है वो होता है। आप कॉन्ट्रासेप्शन को प्रॉपर प्रैक्टिस करें, आप मंसूबा बंदी को सही प्रैक्टिस करें, बजाय ये कि आप एक जिंदा जान को मारने की कोशिश करें और उससे कॉम्प्लिकेशंस। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नासरा और मलिक रिजवान अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमारा टाइम आपके साथ बहुत अच्छा गुजरा, उम्मीद करते हैं कि आपके लिए भी अच्छा रहा होगा। इसी के साथ चलते हैं अगले सेगमेंट की जानिब, देखते हैं हमारे साथ अगले सेगमेंट में कौन से मेहमान मौजूद हैं, उनकी जानिब बढ़ेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10। सेगमेंट का हो चुका है आगाज और इस सेगमेंट में हमारे साथ कौन मौजूद है, जरा इनकी जानिब बढ़ते हैं। हमारे साथ पहले गेस्ट मौजूद हैं एडवोकेट मोहम्मद अरसलान खान, साइबर क्राइम लॉज एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? चले, दैट्स वेरी गुड। और हमारे साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं बदर मुनीर साहब, सदर अंजुमन ताजरान घंटा घर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुशामदीद कहते हैं आपको अपने प्रोग्राम में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। बढ़ती महंगाई को कहाँ देख रहे हैं आप? बताते हैं जी आपको, आप जरा अभी से बताना शुरू करें ना। ऐसा हम बिल्कुल तैयार है। ऐसा है कि यू टर्न जो है ना हुकूमत चल रही है। आप ये देखें, महंगाई की जो पोजीशन है, गरीब आदमी दुकान से थड़ों पे आ गया। बिल्कुल। इस वक्त जो पोजीशन है, मार्केटों में सन्नाटे से है, काम नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। उनके साथ साथ जो एम्प्लॉई हैं, उनके जो मुलाजिम है, सेलमैन है, दूसरा तबका है, उनके बहुत बड़े मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, बहुत मसाइल बढ़ रहे हैं। आए दिन परेशानी की सिचुएशन मार्केटों में चल रही है। दूसरा, हुकूमत का कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है, किसी चीज पे कंट्रोल नहीं है। खाने पीने की आप एशिया देख ले, कोई रेट ही नहीं है, आए दिन उसके रेट बढ़ी गए, आसमान पे छूने को है महंगाई जो है। और ये देख लें आप, रात जो डॉलर का यू टर्न लिया गया, ये इसका पेट्रोल का डॉलर के पेट्रोल का यू टर्न ले लिया गया, इसके ऊपर ये यू टर्न भी हो गया। हाँ जी, ये देखे पेट्रोल बढ़ा रहे थे, वो सारी तैयारियां हो रही थी। चलो वजीर आजम साहब ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ थोड़ा सा हमें रिलीफ दिया, लेकिन इसके ऊपर भी यकीन नहीं है। अच्छा, यानी आप समझते हैं कि दोबारा यू टर्न ना हो जाए। 2 दिन बाद फिर ये रेट दोबारा बढ़ा दे, कोई ना कोई मजबूरी, कोई ना कोई इशू बना दे, कोई जी आलमी मंडी में तेल बढ़ गया है, डॉलर का रेट बढ़ गया है। अब ये देख रहे डॉलर नहीं रुक रहा, मार्केट में मिल नहीं रहा। ताजर हजरात क्या करे, काम किस बुनियाद पे करे? आज चीज देने जाते कुछ रेट है, कल लेने जाते कुछ रेट है। ठीक है, इस पर इन डिटेल बात करेंगे। बढ़ती महंगाई, आप पेट्रोल की बात करते हैं तो गुज़िश्ता रात यू टर्न ले लिया गया, और इस पर भी बात करेंगे कि एक्चुअली
ताजरों को किन मसाइल का सामना है, मार्केट में छोटे ताजरों के क्या मसाइल और मार्केट में सिक्योरिटी इश्यूज का क्या सीन चल रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। सिक्योरिटी इश्यूज हैं और मार्केट में इन्होंने कहा कि चेक एंड बैलेंस नहीं है हुकूमत की जानिब से, इस पर भी इन डिटेल बात करने की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं एडवोकेट मोहम्मद अरसलान खान की जानिब, जो कि है साइबर क्राइम लॉज एक्सपर्ट। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि हमने व्यूअर्स को एक्चुअली समझाना हो आम अल्फाज में, सिंपल वर्ड्स में, कि व्हाट इज साइबर क्राइम। उसके लिए पहले क्राइम का जानना बहुत जरूरी है। या कोई भी गलत काम जो बदनीयती के साथ किया जाए वो क्राइम कहलाता है। ठीक। और जो प्रोहिबिटेड भी हो बाय लॉ, मतलब आप ना करने के अहल हो तो उसको नहीं करना। अब सवाल पैदा होता है कि साइबर क्राइम क्या है। कोई भी रॉन्गफुल एक्ट किया जाए विद द सपोर्ट ऑफ इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज किया जाए, लाइक मोबाइल फोन, कोई आपका लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम, विद द सपोर्ट ऑफ इंटरनेट किया जाए तो वो साइबर क्राइम के जिम्मे में आता है। ठीक है, तो दिस इज साइबर क्राइम। और आजकल अगर कॉमनली हम बात करें कि कौन कौन से क्राइम्स देखने में आ रहे हैं, दैट इज वेरी कॉमन। जी बिल्कुल। तो उनमें क्या शामिल है? साइबर क्राइम में अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये इसकी वैसे तो बेशतर इसकी इकसाम है, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर है वो हैरेसमेंट, ब्लैकमेलिंग, जो वुमेन ब्लैकमेलिंग है। इसमें वुमेन नहीं, इसमें हर कैटेगरी के मतलब मर्द भी हो रहे हैं, इसमें बच्चे भी ब्लैकमेल हो रहे हैं। ठीक है, पोर्नोग्राफी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई हुई है। ठीक है, इसके अलावा ऑनलाइन फ्रॉड्स, बैंकिंग फ्रॉड्स, ये जो भी जिसको मालियाती फ्रॉड आप कहते हैं, ठीक है, वो भी अपना सर उठा रहे हैं इसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि अब तमाम जो लोग हैं वो इंटरनेट का सपोर्ट करते हुए, मतलब गैजेट्स, मोबाइल, ऑनलाइन बैंकिंग आ गई है हर बच्चे के हाथ में। आई एम सॉरी टू से दैट कि एजुकेशन इतनी जल्दी नहीं पहुंची जितनी जल्दी मोबाइल फोन और इंटरनेट पहुंच गया। Exactly. हर बच्चे के हाथ में, लाइक इफ ही इज स्कूल गोइंग, तो मैं समझता हूं कि उसके हाथ में भी सेल फोन मौजूद है। इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है, आइदर इट वाज फॉर मतलब कोई एजुकेशनल पर्पस के लिए है, क्योंकि हर चीज के यूजेस भी हैं और अब्यूजेस भी हैं। ठीक है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया हुआ है। हर बच्चे का लाइक फेसबुक पे भी अपना एक अकाउंट है, इंस्टाग्राम पे भी है, व्हाट्सएप भी वो यूज कर रहा है, वो सेवरल जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी मतलब लाइक वो चला गया हुआ है, उसने ज्वाइन कर लिया उसको, वो प्ले स्टोर से अपनी मतलब मर्जी की गेम्स भी डाउनलोड कर रहा है। अब प्रॉब्लम इज व्हाट कि उसको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी जा रही। बिल्कुल, हाउ टू यूज इट। पेरेंट्स अपनी जान छुड़ा लेते हैं। आई एम सॉरी टू से यू दैट, मैं खुद भी लाइक एक भाई भी हूं और मतलब कस्टोडियन भी हूं भांजों भतीजियों का, शायद हम उतनी तवज्जो नहीं देते। ठीक है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द ड्यूटी। मैं ये समझता हूं, बल्कि ये तो इसकी चूंकि नीड बढ़ी, ये साइबर क्राइम जो लॉज हैं इसको बोलते हैं पीका, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। अब जो इंटरनेट का इस्तेमाल है वो काफी अरसे से हो रहा है, लेकिन जब ये जराइम बढ़े तो हुकूमत को लाइक जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज थी उनको ये जरूरत महसूस हुई कि इसके लिए एक अलग कानून बनना चाहिए, जो जिसको पीका 2016 का नाम दिया गया। उसकी जो मतलब लॉ एनफोर्समेंट की पावर्स जो थी वो FIA को दे दी गई। FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, वफाकी तहकीकाती इदारा, उसकी एक विंग बना दी गई जिसको साइबर क्राइम विंग का नाम दिया गया। उसके डिफरेंट मतलब शहरों में रिपोर्टिंग सेंटर्स बनाए गए कि आपका काम है, क्योंकि जो साइबर क्राइम के अटैक्स थे, मतलब जो साइबर क्राइम की जो ग्रोथ थी वो एकदम से बहुत रैपिड हुई। रीजन बिहाइंड वाज व्हाट कि तालीम उतनी जल्दी नहीं पहुंची जितने सेल फोन और गैजेट्स बहुत जल्दी पहुंच गए। तो उनके यूजेस अब्यूजेस का बच्चों को या मतलब इवन बड़ों को, ठीक है, नहीं मालूम, वो यही कहते हैं जी हमें मालूम नहीं था। इसमें जो आई नो मतलब ये तो आप लोग इस प्रोग्राम के जरिए जो अवेयरनेस दे रहे हैं, मैं समझता हूं ये सदका जारी है। ठीक है, ये तो अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। रीजन बिहाइंड इज व्हाट, जो पेरेंट्स, जो बच्चे, जो बच्चियां इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनको इंशाल्लाह मैं मतलब बड़े मान से कहता हूं कि वो इंशाल्लाह वो अपनी लाइफ चेंज करेंगे। खासकर मैं उन बच्चियों को जो अभी स्कूल गोइंग है, जो कॉलेज गोइंग है, जो यूनिवर्सिटी गोइंग है, आई विल रिक्वेस्ट देम कि नॉट टू अपलोड योर पर्सनल पिक्चर्स एट एनी सोशल मीडिया ऐप। ऐसी कोई तस्वीर जिसको आपको लगे कि ये कल को आपके लिए वबाले जान बन सकती है,
ठीक है। बहुत सारे केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए कि एक बच्ची ने अपनी तस्वीर जो थी वो अपने हस्बैंड को भेजी, अपने लाइक फियोंसी को भेजी या उसको भेजी जिससे वो निकाह फाइट थी। बाद में कोई डिस्प्यूट्स आए, उसके बाद उन पिक्चर्स को लाइक वायरल कर दिया गया, उन पिक्चर्स की मद में उसको ब्लैकमेल कर दिया गया या उस बच्ची की आगे की जिंदगी को बर्बाद कर दिया गया, ये कह के शी वाज इन सो एंड सो लाइक अफेयर्स विद मी और लाइक हमारे ये अब प्रॉब्लम वाज व्हाट कि वो मतलब जो विक्टिम होता है उसकी जिंदगी तो वहीं आके रुक गई ना, क्योंकि वो वायरल हो जाती है पिक्चर। तो उसको अब कुछ मतलब दोस्ती की आड़ में लाइक बच्चियों को खास तौर पे, क्योंकि जो बच्चियां हॉस्टल्स में रहती हैं, यूनिवर्सिटी में रहती हैं, किसी को जॉब नहीं मिल रही, किसी जॉब की आड़ में आ गई और मोहब्बत जी उनको पहले मोहब्बत की झांसे में लिया जाता है, उनके साथ ताल्लुकात बनाए जाते हैं, ठीक है, उनको ट्रैप किया जाता है, उनको बहुत ये जो टीनेजर्स या लाइक यूनिवर्सिटी आई एम सॉरी के बॉयज हैं, ये अपने ओछियत कंडे अपनाते हैं, ठीक है, उनका कॉन्फिडेंस जब विन कर लेते हैं उसके बाद उनकी पिक्चर्स हासिल कर लेते हैं, ठीक है, वो मोहब्बत की आड़ है या वो कोई भी कॉन्फिडेंस उन्होंने विन कर लिया, उसके बाद उस बच्ची को ब्लैकमेल किया जाता है, ठीक है, एंड सो उसको अब्यूज किया जाता है उसकी मर्जी के खिलाफ। तो जब भी वो मैटर FIA साइबर क्राइम विंग जिसका मुल्तान में ऑफिस लाइक साइबर इसका शालीमार कॉलोनी गली नंबर 3 में है, जब वो मैटर रिपोर्ट किया जाता है, विक्टिम की आइडेंटिटी को हिडन रखा जाता है, उस रॉन्ग डूअर को गिरफ्तार भी किया जाता है, उससे वो डाटा रिकवर भी किया जाता है, वो डाटा उसके मोबाइल में है, वो डाटा उसके घर में मौजूद है, वो डाटा कहीं भी बैकअप की सूरत में मौजूद है, उसने वो डाटा जिसको शेयर किया होता है उन सबको, और उन्होंने भी आगे जहां बैकअप करके या उस लड़की को अप्रोच किया होता है या ब्लैकमेल किया जाता है, तो वो सारे मुल्जमान को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा ये सब कुछ जान के कि वी हैव अ डिपार्टमेंट दैट इज गोइंग टू हेल्प अस, जो कि हमारे असिस्टेंट्स के लिए मौजूद है, बट हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इट्स नॉट द डिपार्टमेंट, इट्स द एजेंसी। यस, बिकॉज द सेंसिटिविटी ऑफ दिस मैटर, जी इट्स द एजेंसी। ये प्रॉपर इसमें रेड कंडक्ट किया जाता है। मैं आपके चैनल के तवस्सुस से तमाम सामीन में जिसमें वालदैन हैं, भाई हैं, जो भी हैं, विक्टिम्स हैं जो खुद सुन रहे हैं, अगर उनकी कोई तस्वीर किसी शख्स के पास मौजूद है, आइदर वो कोई लड़की है, आइदर वो कोई लड़का है या हूसोएवर जो भी है, आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, पैसे मांग रहा है, बिजनेस कम्युनिटी जो मेन है, जो मतलब मर्द हजरात हैं, जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके ऊपर लड़कियां प्लांट कर दी जाती हैं, उसके बाद उनकी काबिल एतराज तस्वीर बनवा ली जाती हैं एंड बाद में उनको ब्लैकमेल किया जाता है। बहुत सारे मैटर रिपोर्ट हुए, ये गैंग बन चुके हैं जिन्होंने अपने पास लड़कियां भी रखी हुई हैं। इसका शिकार खाली लड़की नहीं है, इसका शिकार मर्द हजरात भी है, इसका शिकार बच्चे भी हैं। स्कूल में, कॉलेज में उनकी वीडियोस बना ली जाती हैं और उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि यू वर इन्वॉल्व्ड इन सो एंड सो एक्टिविटीज, नाउ यू आर सपोज टू फुलफिल आवर सो एंड सो इलीगल विशेस। आप वो मॉनिटरी भी हो सकती हैं, वो सेक्सुअल भी हो सकती हैं, वो कुछ भी हो सकती हैं। मैंने ये भी देखा कि वो बच्चे अपने घर से चोरियां करके लाके चीजें दे रहे हैं, ठीक है, मतलब इस कदर कि उसकी वीडियो उसके पास मौजूद है। अगर वो मैंने आई एम सॉरी टू से यू दैट कि मैंने बच्चों को खुदकुशियां करते भी देखा, बच्चों ने खुदकुशियां की हैं। जब वो मतलब दिल बर्दाश्ता हो गए, जब वो वीडियोस वायरल हो गई, तो वो उन बच्चों ने खुदकुशियां भी की। तो इसलिए इसकी सेंसिटिविटी को मतलब मद्देनजर रखते हुए लॉ एनफोर्समेंट जो एजेंसी है वो इस तरह की ब्लैकमेलिंग हो, अगर वो पोर्नोग्राफी है, अगर वो लाइक सेक्सुअल हैरेसमेंट है, वो मैंने हूसोएवर जो भी है, अगर मैटर रिपोर्ट होता है, कोई ब्लैकमेल कर रहा है, पैसे मांग रहा है, फौरन से पहले रेड कंडक्ट किया जाता है। इसमें मतलब मुल्तान में जो पायनियर जो थे, इसके इंचार्ज हसन जलील मलिक साहब थे, उनको भी DGFIA साहब की इंस्ट्रक्शंस थी और उनकी अपनी टीम को इंस्ट्रक्शंस थी कि जैसे ही कोई मैटर रिपोर्ट हो वो आप फौरन रेड कंडक्ट करें। उसके बाद चार्ज संभाला अली हाशमी साहब ने, उनकी भी यही इंस्ट्रक्शंस थी। उसके बाद अब जो राइट नाउ जो डिप्टी डायरेक्टर हैं इधर शोएब हारून साहब, उनकी तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस यही हैं। जिशान हबीब साहब जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, सबकी तरफ से यही जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर कोई ब्लैकमेलिंग का विक्टिम आके रिपोर्ट करता है, सारे काम पेंडिंग कर दें, रेड कंडक्ट करें, रॉन्ग डूअर को गिरफ्तार, कोई 1% लीनियंसी ना करें और तमाम जो डाटा है न्यूड
जो ऑब्जेक्शनेबल डाटा है वो रिकवर करें, मुल्जमान को उनका रिमांड लें, मतलब फिजिकल रिमांड में डाटा वगैरह रिकवर करें, कोई जीमेल में सिक्योर है, कोई लैपटॉप में सिक्योर, किधर भी सिक्योर है, वो डाटा रिकवर करें, उसको फिर अदालत में पहुंचाएं और कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। वेरी गुड। बहुत सारी और चीजें जो कि हमने आपसे जाननी है, पहले तो आपने बहुत क्लैरिटी के साथ चीजों को एक्सप्लेन किया, क्योंकि हर मामले में एक्सपर्ट की राय लेना बहुत जरूरी होती है कि हम एक्सपर्ट्स से कंसल्ट करें कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम है, आप हमें गाइड करें कि हम सोल्यूशन की जानिब किस तरीके से जा सकते हैं। बात करते हैं बढ़ती महंगाई के हवाले से और ताजरों के क्या मसाइल हैं। बदर मुनीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर अंजुमन ताजरान घंटाघर। जी बताइएगा, ताजरों के क्या मसाइल आप देख रहे हैं? जी, महंगाई के ऊपर ये तो पिछली 3 साल से जो आप देख रहे हैं ड्रामा चल रहा है हुकूमत का, हर वक्त हर टाइम जो है कोई रेट स्टेबल ही नहीं हो रहा। आप ये देख लें कि बेरोजगारी बढ़ रही है, वो गवर्नमेंट के जो वादे थे कि रोजगार दिया जाएगा, मकान दिए जाएंगे, वो कहाँ गए वादे? लोग तो सड़कों पे आ गए हैं ना, दुकानों से काम इतने कम हो गए हैं कि लोगों ने बाहर ठेले लगा लिए हैं, दूसरे छोटे छोटे काम शुरू कर दिए हैं, रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। हमारे कई ताजर हजरात दुकानों के किराए ना देने की वजह से वो बेचारे मेहनत मजदूरी वाले कामों पे आ गए हैं। जो लेबर हजरात है वो फारग होती जा रही है। उसके रिजल्ट में क्या हो रहा है कि क्राइम बढ़ रहा है। एक तो जैसे आपको मेरे अरसलान भाई ने जिस तरह तफसीलन बताया कि साइबर क्राइम है, हम कहते हैं ये जो है ये आपका मौजूदा जो क्राइम है, जो लोगों से छीना चपटिया, स्ट्रीट क्राइम हम जिसे कहते हैं। आप यकीन करें, आप किसी दुकान के आगे मोटरसाइकिल खड़ी करके 2 मिनट के लिए कहीं जा नहीं सकते, वापस आएंगे मोटरसाइकिल नहीं होगा, गाड़ी नहीं होगी। क्राइम इतना बढ़ चुका है कि आए दिन दुकानों के ताले टूट जाते हैं। कई दफा रिपोर्ट कराए हैं, थानों में जाते हैं, वही रूटीन की कार्रवाई है। वो जी आप दरखास्त दे देखते हैं, सिक्योरिटी का इंतजाम वो हमारे ऊपर डाल देते हैं। मसला हल नहीं होता, मसला नहीं होता। जो गवर्नमेंट का काम है, जो इलाके का काम है, थाने के SHO का काम है, वो उल्टा उठा के सारा सिक्योरिटी का निजाम जी ये ताजर हजरात खुद ही सिक्योरिटी गार्ड रखे। एक तो कारोबार नहीं है। पिछले आप देख ले 2 सालों से कोरोना के ऊपर मुतासर लोग, मार्केटें बंद, टाइम शेड्यूल चेंज, जिसकी वजह से कारोबार नहीं हो सके। लोगों के अब जो मसाइल है वो आगे भी यही नजर आ रहे हैं, आगे भी ये कोरोना का इशू एक ला रहे हैं। बिल्कुल कुछ समझ नहीं आती आगे, खुदा न खास्ता इन्होंने बढ़ती ये कोरोना की सिचुएशन तस्वीर इतना कर दी तो उसके बाद क्या होगा जी, मार्केटों के टाइम शेड्यूल ये ले आएंगे, दोबारा से लॉकडाउन की तरफ आए तो लोग और बेरोजगारी की तरफ जाएंगे। बजाय कि हुकूमत कोई अच्छा प्लान लेके आए, ताजरों के लिए कोई मसाइल हल करे। दूसरी तरफ महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा, पेट्रोल कंट्रोल नहीं हो रहा, बिजली के रेट रात फिर बढ़ गए, 3 रुपए 25 पैसे फिर बढ़ा दिए। ये तो शुक्र अल्लाह का कि ये पेट्रोल का जो है ये बम गिरते गिरते रास्ते में यू टर्न ले गया। हाँ जी। और ये यू टर्न मैं बता रहा हूं कि कोई पता नहीं कि रात को सोते हुए दोबारा यू टर्न में ना आ जाए। क्या किया जाए? इतबार नहीं है हुकूमत की, ये जो पॉलिसी है, जो महंगाई का कंट्रोल है, कोई इतबार ही नहीं है। हमें बड़ी हैरत होती है, हम दिन रात इनके जो वुज़रा आके टीवी के ऊपर बैठे हैं, टॉक प्रोग्रामों पर बैठे हैं, जी महंगाई 2 महीनों में खत्म हो जाएगी, 4 महीनों में खत्म हो जाएगी। भाई 3.5 साल खत्म हो गए हैं, बाकी 1.5 साल रहता है। तो कोई कारकर्दगी सामने नहीं आ रही। महंगाई की वजह से लोग परेशान है, खाने पीने की अशिया मिल ही नहीं रही। लाइनों में आपको आटा मिले, घी मिले, चीनी मिले, तो ये क्या है? आवाम को तो जलीलो खार कर दिया। एक तो वो बेचारे अपनी ड्यूटी काम पे, गरीब आदमी वो ना जाए, लाइनों में खड़े होके वो अपना राशन पूरा करे, बच्चों की जरूरियात करे, पैसे फिर उसके पास नहीं होते। फिर उसके बाद क्या है जी, चोरी है, डकैती है, दुकानों के ताले टूटते हैं, सिक्योरिटी का कोई निजाम नहीं है, सफाई का निजाम नहीं है। आप ये देख ले, जितने भी काम हो रहे हैं शहर के अंदर, रोड के या ये टफ टाइलों के ये लगा रहे हैं गलियों में, सिर्फ ये दिखावा, कोई मतलब एक मजबूती क्वालिटी नहीं है। काम मैं कहता हूं चलो 10-20% अब ये पिछले 6 महीनों में इस हुकूमत ने शुरू की है। आप ये देख रहे देराडा से ये जो रोड कलमा चौक तक है, ऊपर पैच लगा दिया। हमने तो कभी नहीं ऐसा देखा कि ऐसे पहले कभी रोड बने हो। मेन शाहराह है, मेन शहर की आपकी है, आपके रोज आप भी गुजरते हैं, मैं भी वहां से गुजरता हूँ। इन्होंने उसके ऊपर मुकम्मल पैच का एक वो लेयर लगा के वो जी रोड बन गया। मतलब वो क्या होगा, 2-3 बारिशें आएंगी, वो रोड जो है टूट का शिकार हो जाएगा, वो सारे पैसे जाया हो जाएंगे। इसी तरह गलियों में टफ टाइलों का हाल हो रहा है। तो आप खुदा रहा हुकूमत को हमारी यही गुजारिश है कि आप इसके कामों को जो है अच्छे तरीके से कोई मजबूती वाले प्लान लेकर आए, उसके मुताबिक करें।
ठीक है आपके पास बजट कम है, थोड़ा काम करना चाहते हैं, लेकिन काम तो नजर तो आए काम हो रहा है। बदर मुनीर साहब, आप इस हुकूमत की जो तमाम तर पॉलिसीज हैं या जो भी काम है या जितनी भी पॉलिसीज हैं, टोटल जो वर्किंग है, उसमें मिसमैनेजमेंट का फैक्टर देख रहे हैं? बिल्कुल मिसमैनेजमेंट का फैक्टर तो है ही नहीं। में कहीं भी कोई ऐसा मैनेजमेंट वाली बात ही नहीं नजर आती। ठीक, इस हुकूमत ने जी करप्शन खत्म कर देंगे, वो करप्शन भी खत्म ना हुई। मिसमैनेजमेंट इससे बड़ी क्या हो कि करप्शन बढ़ गई। आप किसी भी दफातर पे किसी भी काम के लिए, ताजरों के लिए हम जाते हैं तो मामला तो उस पहले से ज्यादा गंभीर है, ज्यादा मसाइल है हमारे लिए। आप ये देख ले, टैक्सों के बारे में ताजरों को आए दिन परेशान किया जाता है। वो FBR वाले नहीं छोड़ रहे पीछा, वो आए दिन आ जाते हैं जी मार्केटों में, जी बड़ी दुकानों पे हमने कंप्यूटर लगाने हैं, इसको लिंक करना है। तो ताजर इतने परेशान है। पिछले दफा एक देखे वाकया हुआ पिछले महीने में, वो शरीफ प्लाजा में वो गए हैं, वहां हत्ता गुत्ता हो गई है, मार कुटाई तक नौबत चली गई है। लेकिन वो मजीद है जी हमने ये लागू करना है। वो जनाब जी हमारा ये IMF से मुआहदा हो चुका है। भाई अल्लाह के बंदो, आप ताजरों को अगर सहूलत नहीं देंगे, जिसे आप कहते हैं ये ताजर मईशत की रीढ़ की हड्डी होती है, बिल्कुल। वो रीढ़ की हड्डी को आप तोड़ने के ऊपर लगे हुए हैं। आप किस तरह मईशत को आप किसके बलबूते खड़ा करेंगे? ताजरों को बेरोजगार कर रहे हैं और ये महंगाई को कंट्रोल नहीं कर रहे। आए दिन हुकूमती चीजों के रेट बढ़ रहे हैं, तो बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है। पॉइंट ऑफ सेल्स टैक्स के हवाले से आपकी क्या डिमांड है? हमारी डिमांड है ये होना ही नहीं चाहिए, ये फिजिकली नहीं है। ये कोई तरीका ही नहीं है कि आप कहते हैं कि 1000 स्क्वायर फुट की जो दुकान है कि उसके ऊपर लागू हो जाएगा, दूसरे पे नहीं होगा। भी एक आदमी को विरासत में बड़ी दुकान मिली हुई है जी, तो वो तो टैक्स के उसमें आ गया जुमरे में। उसके साथ वाला जो बैठा है जिसने दुकान छोटी में ज्यादा काम कर रहा है, हाँ जी, बड़ी दुकान वाले का काम कम है। ये होता है मार्केटों में, आप ये जैसा तो काम नहीं होता। बिल्कुल। हाँ, हमने ये कई दफा FBR को ये प्रपोजलें दी है। हमारे चैम्बर के जो सदर जफर इकबाल सदीकी साहब, हमारे आल पाकिस्तान चेयरमैन ख्वाजा शफीक साहब है, उन्होंने कई दफा ये प्रपोजलें दी है, इhtजाज की है कि ये ब्रांड पे ऊपर तो लागू हो सकता है जिनके सिस्टम सारे कंप्यूटराइज तरीके से उनके मालों की डिलीवरी भी चलान आते हैं और उनको भी एक ही टैक्स पड़ता है। हमें आप 3 जगह पे टैक्स लेने के बावजूद फिर कहते हैं टैक्स दे। उनके क्योंकि अपनी फैक्ट्री से जो है आने होते हैं ये ब्रांड के जो शॉप्स हैं उनके ऊपर माल, वो एक ही मरतबा का टैक्स दे के उनकी शॉप भी वही होती है, उनकी फैक्ट्री भी वही होती है और हमने 3 जगहों से माल लेना होता है। पहले फैक्ट्री वाला जो है वो होलसेलर को देगा, होलसेलर वाला जो है फिर रिटेलर को देगा। हमारे 3 जगह के टैक्स तो लग जाते होते हैं। तो ये जो है टैक्स जो ये FBR वाले हमारे पर जो लगाना चाह रहे हैं, ये टैक्स बनता ही नहीं है। तो ये पूरे पाकिस्तान के ताजर इसके ऊपर इhtजाज कर रहे हैं। इस्लामाबाद में भी हमने इhtजाज किया, लाहौर में भी किया है, दिन मुल्तान में भी हुआ है। लेकिन हुकूमत अभी इसी बात पे हर दरमी पे पर है कि टैक्स लेना है, इससे महंगाई और बढ़ेगी। हुकूमत के आगे आखिर लड़ तो रहे हैं ताजर, कुर्बानियां दे रहे हैं, अपने टाइम का भी वो उसमें देते हैं कि जाके इhtजाज भी करते हैं, हुकूमत के आगे रोना पीटना भी है। अब अगर हुकूमत कुछ हमारे लिए अभी कुछ नहीं कर रही, तो इसके लिए ताजरों में बड़ी तफ्तीश पाई जा रही है कि ये आगे आने वाला वक्त कैसा होगा, क्या होगा। तो ये मसाइल बढ़ेंगे, लोगों के बेरोजगार होंगे। बिल्कुल। और डायरेक्टली फिर क्राइम की तरफ चलेंगे। क्राइम तो बहुत है, क्राइम की तरफ ही जा रही है। जो देख लें आप, हर इलाके में दुकानों के ताले टूट जाते हैं आए दिन, छिपटा छपटी जो है वो चल रही है, बैंकों से पैसे लोग लेके निकलते हैं, वो निकल जाते हैं। तो ये तो सिलसिला चल रहा है सारा। ठीक है, एक सदर की हैसियत से आपके कोई डिस्कशन हुई, कोई मामला तय पाए इंतजामिया से? इंतजामिया से देखे जी, पिछले मैं आपको बताऊं कि हमारी पिछले माह कमिश्नर साहब ने मीटिंग बुलाई थी जी। हम तमाम मार्केटों के ताजर हजरात वहां इकट्ठे हुए थे, वहां यही कोर्टी के थे। अच्छा, ये जो अपना तजावजात के हैं ये मसाइल थे। हमने कहा कि आप तजावजात के लिए आए, इसको साफ करें, इसके लिए आवाम को भी परेशानी है, दूसरे दुकानदारों को भी परेशानी है, लेकिन वो हमारे ऊपर डाल देते हैं जी आप खत्म करवाए। हुकूमत की रजामंदगी से वो तजावजात हुए होते हैं। मैं आज आपको क्लियर कर दूं, ये मैंने मीटिंग में भी ये कहा था, कमिश्नर साहब की मीटिंग में, वहां हमारे तजावजात वाले भी सारे बैठे हुए थे। मैंने कहा ये बता लेते हैं लोग, इनके एहलकार वगैरह, ये चौकों के ऊपर जो भी आपको नजर आते हैं तजावजात, इनके बगैर उसके कोई
तजावज बाहर हो ही नहीं सकती दुकान। ठीक है, तजावज बाजारों में है, ये सफाई होनी चाहिए। ठीक है, इस पर हम बात करेंगे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्या एक्चुअल सिनेरियो है जो हमारे सामने नहीं है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रोही एट 10 प्रोग्राम के इस हिस्से में आपको हम कहते हैं खुशामदीद, और हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मोहम्मद अरसलान खान, साइबर क्राइम लॉज एक्सपर्ट, और इन्हीं के साथ हमारे मेहमान बने हैं बदर मुनीर साहब, सदर अंजुमन ताजरान घंटाघर। ताजरों के मसाइल के हवाले से तो बात हो ही रही है, बढ़ती महंगाई में इस कारोबार को, जो कारोबार चल रहे हैं उनको कहां देखते हैं फ्यूचर में, इस हवाले से तो हम बात कर ही रहे हैं। सिक्योरिटी इश्यूज को भी हम हाईलाइट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पहले चलते हैं साइबर क्राइम के टॉपिक पर। हम बात करेंगे कि कौन कौन से मोस्ट कॉमन ट्रैप्स हैं, किन किन ट्रैप्स का लोग शिकार हो रहे हैं, चाहे वो लड़कियां हैं, चाहे वो लड़के हैं, चाहे वो बच्चे हैं। ट्रैप्स कौन से कॉमनली हमें देखने में मिल रहे हैं, बताइए गम अरसलान खान साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बता चुका, सेक्सुअली ब्लैकमेलिंग जो है, मतलब ब्लैकमेलिंग वो मॉनिटरी भी हो सकती है, सेक्सुअली भी हो सकती है, किसी भी तरीके की ब्लैकमेलिंग हो सकती है कि अपने आपने जो नाजायज मतलब डिमांड्स हैं किसी भी लड़की से पूरी करवानी है। अब आ जाते हैं जरा मर्दों की तरफ, ठीक है, जो भी लाइक पॉलिटिकल फिगर्स हैं, ठीक है, या कोई मैं कहूंगा 30 to 40 एज मतलब के हैं, क्योंकि मॉडर्निटी जरा बढ़ती जा रही है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कुछ लोगों को आता है, कुछ लोगों को नहीं आता, बट उनकी जो फेसबुक आईडी भी बनी हुई है, इंस्टा आईडी भी बनी हुई है, उनको बास टाइम जो हमें मैटर मोस्टली रिपोर्ट हो रहे हैं कि उनको कोई अननोन मतलब आइडेंटिटी, मतलब अननोन से मुराद विच दे आर नॉट फैमिलियर, कोई लड़की की पिक्चर लगी हुई है और उससे उनको मतलब हाय हेलो का मैसेज आ जाता है, जिससे वो मतलब बात शुरू कर देते हैं और कहीं ना कहीं बातें बढ़ते बढ़ते लाइक मुलाकात की तरफ जाने लगती हैं। तो उससे पहले पिक्चर्स शेयर होती हैं, ठीक है, और कोई वीडियो कॉल की बात की जाती है। तो उनको जो हम मैटर ज्यादा रिपोर्ट हुए, जो सुनने में आए, वो ये थे कि उनको देखा तो आगे कोई लड़की जो है वो मौजूद है और लाइक एक पर्सन जो है वो अपनी ऑनलाइन हो गया वीडियो कॉल पे। तो बाद में पता ये चलता है कि दैट वाज अ ट्रैप, आप उसमें फंस चुके हैं, और उसकी जो लड़की वाली जगह है उसको चेंज कर दिया जाता है, उसके पीछे कोई ऑब्सीन पिक्चर या वीडियो चला दी जाती है किसी और लड़की की, और बाद में आपसे पैसे डिमांड किए जाते हैं कि जनाब 100 एंड 100 पैसे भिजवा दें, अदरवाइज ये वीडियो जो है हम आपके सोशल सर्कल कर देंगे और आपकी जो रेपुटेशन है उसको डैमेज करेंगे। तो वो लामहला वो उस ट्रैप, क्योंकि वो एक माशरे में देखे ना, ये जो ऑफेंस है ये अगेंस्ट सोसाइटी है, ठीक है ना, ये इतना बढ़ रहा है, मतलब इसका शिकार बहुत सारे लोग हो रहे हैं। अच्छा, खासकर कोविड के डेज में जब लोग कहीं ना कहीं जॉबलेस थे, घर में थे, मोबाइल गैजेट सर किसी के हाथ में थे, तो इस क्राइम ने बहुत ज्यादा ग्रोथ पकड़ी, ठीक है, बच्चे स्कूल वगैरह घर में है, सब घर में है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया, अभी हम इस पे बात करेंगे, इसको कवर करेंगे। हमारे साथ कॉलर मौजूद है महमूद अली फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या कहना चाहेंगे प्रोग्राम के हवाले से? मैं प्रोग्राम के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि जब वजीर आजम साहब उधर खड़े होते थे इस्लामाबाद कंटेनर पे चढ़ के, तो बिल फाड़ देते थे जी, और कहते थे कि बिजली का बिल अदा ना करो। तो अब बिजली का क्या हाल है, अब क्यों ये कर रहे हैं ऐसे? और दूसरा, जब ये कहता था कि मैं IMF के पास जाऊंगा तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, तो अब क्यों नहीं खुदकुशी करता? ये क्यों नहीं इस गरीब आवाम के साय से ऊपर जाए? ये क्यों नहीं भागता ये पीछे? आम आवाम के कंसर्न्स बहुत मैटर करते हैं। बहुत शुक्रिया, महमूद अली फैसलाबाद से हमारे साथ मौजूद थे। क्या कहना चाहेंगे बदर मुनीर साहब? देखें जी, बात वही बिजली वाली और ये जो हुकूमती दावे हैं, ये तो पिछले 3-3.5 साल से हम सुन ही रहे हैं। यही वही बातें हैं कि जी मैं खुदकशी कर लूंगा, मैं महंगाई नहीं बढ़ने दूंगा, मैं करप्शन कंट्रोल कर लूंगा। तो क्यों नहीं करते? अब ये वाकई आवाम की आवाज बन चुकी है। तो क्या किया जाए? बिजली के बिल फाड़ दिए जाए? ये अब हमें वजीर आजम साहब बताए ना, जब इन्होंने फाड़े थे तो किस बुनियाद पे फाड़े थे? क्या आप आवाम को फाड़ने चाहिए कि ना फाड़ने चाहिए? ठीक हो जब गया। पेट्रोल बढ़ता है तो वजीर आजम चोर होता है, वजीर आजम करप्ट होता है। तो ये बातें इन्हीं की बताई हुई है, जो 3.5 साल से ये आपके सामने आवाम तो अब याद करके बैठी हुई है। बिल्कुल, आने वाले इलेक्शन में वो इनको जवाब देगी। ठीक है, बदर मुनीर साहब आपसे डिटेल में बात करेंगे, बताइएगा। अरसलान खान साहब, आप बात कंटिन्यू कीजिए। बात हो रही थी मैडम। अच्छा, ऑनलाइन बास टाइम
इसी मर्द हजरात को मैसेजेस आते हैं कि मैं सो एंड सो मुल्क से बात कर रही हूँ, मैं सो एंड सो लाइक रिच पर्सनैलिटी हूँ, कोई वुमन हूँ, ठीक है, मेरे हस्बैंड जो है वफात पा गए हैं, या लाइक मैं कोई मिलिट्री सोल्जर हूँ, मुझे कोई खजाना मिल गया, ठीक है, तो आई एम सॉरी टू से यू दैट कि देयर आर सम सिटीजन्स जो इतने इनोसेंट हैं, ठीक है ना, कि वो उनके ट्रैप में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद उनको ये कहा जाता है कि मैं आपको ये पार्सल भिजवा रही हूँ, इसमें खजाना है, इसमें डॉलर्स हैं, इसमें बहुत ज्यादा पैसा है, आपने किसी को बताना नहीं है, और लाइक मैं पाकिस्तान आ जाऊंगी और जो है ना मैं ये आपको पार्सल भिजवा रही हूं, बस आपने जो करना ये है कि सिर्फ आपने इसको रिसीव करना बस आपने कुछ नहीं करना, और आपने जो है या तो इसकी चैरिटी कर देनी है, 10% अपने पास रख लेना है, तो लालच भी आ जाती है, ठीक है, और औरत जात का जो एक इन्फ्लुएंस है वो भी आ जाता है कि इंसान ये समझता है कि मैं शायद कोई सलमान खान हूं, या लाइक कोई एक्टर हूं, या कोई लाइक मैं इतना हीरोइक पर्सनालिटी हूं कि एक बार के मुल्क की अमीरजादी मुझ पे फिदा हो चुकी है, तो वो किसी को बताता भी नहीं है, क्योंकि एक वो लाइक उसने मना भी किया, इट्स अ सीक्रेट, तो वो बाद में उसको फिर 1-2 दिन बाद किसी कराची से, लाहौर से कॉल आती है कि जी आपका पार्सल रिसीव हुआ है, पार्सल रिसीव हुआ है, इस पर हम बात करते हैं, लेकिन हमारे साथ कॉलर मौजूद है तहसीन खान मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? जी जी मैं भी ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अब आप ये देखें कि नंबर ना चेंज कर देते हैं, कोई किसी से अगर फ्रेंड नंबर मांग रहा होता है तो किसी का भी नंबर दे देता है, तो वो घर में एक फैमिली में होता है, मतलब फैमिली जो होती है या फीमेल का अपना पर्सनल नंबर होता है घर में, तो वो उनके नंबर पे अचानक से कॉल आ जाती है, फर्ज करें कि मेरे नंबर पे कॉल आई है किसी रोंग नंबर से, वो कोई दुआ काम कुछ नहीं करता, खैरियत नहीं मालूम करता, या कोई ब्लैकमेलिंग नहीं, वो स्टार्ट में ही लूज लैंग्वेज शुरू कर देता है, तो उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए? दूसरी बात मेरी ये है कि अगर आपके ऑफिस में फीमेल चली जाती है कंप्लेन के लिए, तो सबसे पहले तो फीमेल पे ही एलिगेशन बना दिया जाता है कि भाई शायद आपने किसी को कॉल की होगी या आपका कोई रिलेशन, हालांकि अदरवाइज ये जरूरी नहीं होता कि किसी फीमेल का रिलेशन हो, क्योंकि हाउस वाइफ के लिए वो घर के कामों से फुर्सत नहीं होती है और रॉन्ग कार आ जाती है, अगर वो कंप्लेन हस्बैंड को करते हैं आपको पता मसाइल बढ़ जाते हैं जी। तो इस चीज भी इनके लिए पूछ रही हूँ, बिल्कुल ठीक, कॉल जो आ जाती है और वो बहुत गलत बातें करते हैं जिसका जवाब नहीं होता, तो उन औरतों के लिए क्या करना चाहिए उन्हें? बहुत शुक्रिया तहसीन, आप प्रोग्राम में शामिल हुई और कॉल पर हमारे साथ शामिल थी। क्या कहना चाहेंगे अरसलान खान साहब? वेरी बेसिक कंसर्न। जी बिल्कुल, अगर तो मेरी जो बहनें ऐसी हैं जो हाउस वाइफ हैं जिनको प्रॉब्लम ये है कि उनको फोन पे कॉल आ रही है ना, ठीक है, तो आई विल मतलब सिंपली रिक्वेस्ट देम कि जस्ट ब्लॉक दैट नंबर, ठीक है ना, we are not supposed to report that, but if a person वो कंटिन्यूसली आपको मैसेजेस कर रहा है और वो व्हाट्सएप पे कर रहा है या फेसबुक पे कर रहा है, हर जगह आपको अप्रोच कर रहा है, अगर वो और उसके साथ टेक्स्ट मैसेजेस भी कर रहा है, देन ओके यू कैन रिपोर्ट इट टू द FIA साइबर क्राइम विंग, बट नेसेसिटी इज व्हाट कि आप व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा हो, वो अगर खाली मैसेजेस कर रहा है तो ये पुलिस की डोमेन है, अगर वो बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, मैसेजेस कर रहा है, देन यू कैन रिपोर्ट दैट मैटर टू द पुलिस, बट अगर ये कर रहा है, ठीक है, तो आप पहले कोशिश करें उसको ब्लॉक करें, ठीक है, और अगर किसी भी तरह आपकी कोई ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर्स उस तक चली गई हैं, वो डेटा लाइक आपके लैपटॉप से भी शेयर हो सकता है, मतलब वायरल हो गया या किसी के हत्थे चढ़ गया, या आपका मेमोरी कार्ड या मोबाइल लॉस्ट हुआ, उसमें आपकी कोई पर्सनल पिक्चर्स थी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके प्रोग्राम के जरिए मैं मैसेज देना चाहूंगा, मर्द हो या औरत हो, बच्चा हो, कोई भी शख्स है, उसको जरूरत ही नहीं है कोई ऐसी ऑब्जेक्शनेबल पिक्चर अपने मोबाइल में बनाए। बिल्कुल ठीक है, आपसे कोई आपकी पिक्चर मांग रहा है एंड दैट इज इफ इट दैट इज ऑब्जेक्शनेबल एज अकॉर्डिंग टू यू, देन यू आर सपोज टू लर्न टू से नो, आप कहें कि नो, ठीक है, आइदर इट इज योर बेटर हाफ, आइदर इट इज योर फियोन्सी, आइदर इट इज द पर्सन विद होम यू आर सपोज टू बी मैरिड, ठीक है, जिससे आपकी शादी होने वाली है, तो क्यों नहीं बनता? बिल्कुल, आप पिक्चर क्यों बना रहे हैं? नॉट नेसेसरली कि वो बंदा गलत है या वो बंदी गलत है, ऐसा भी हो सकता है कि उसका मोबाइल हैक हो जाए, उसका मैसेंजर हैक हो जाए, और ऐसा हुआ सामने आ सकती है। ये मैटर रिपोर्ट हुए, आपकी कोई पर्सनल पिक्चर्स थी आपके बिलव्ड वन के साथ, whosoever आपका वो लीगली मैरिड था, whosoever it was, वो उस बंदे का या आपका व्हाट्सएप मैसेंजर हैक हो गया, और उसके बाद रॉन्ग डूअर ने कहा जी मेरे पास तो आपकी सो एंड सो तस्वीर मौजूद है, ठीक है, मैं इसको वायरल कर दूंगा, मेरी सो एंड सो डिजायर्स को पूरा कर दें, सिंपल। ठीक, हम बात को जारी रखते हैं, हमारी बात रह गई थी कि पार्सल पहुंच गया था। जी,
उसमें पार्सल पहुंच जाता है, फिर कॉल्स आती हैं। वो जो मतलब विक्टिम है उस टाइम, वो मेल ही है, मोस्टली मेल ही होते हैं इसमें पार्सल फ्रॉड में। ठीक है। तो उनको कॉल्स आती हैं, अब आप इतने कस्टम ड्यूटी पे कर दें, इतना डिलीवरी चार्जेस पे कर दें। वो शुरू में थोड़े होते हैं, वो 2-3 हजार रुपया होते हैं। तो बंदा समझता है कि मेरा बड़ा काम होने वाला है, मैं करोड़पति बनने वाला हूं, ठीक है, क्योंकि लालच ने उसको घेरा हुआ होता है। पहले वो थोड़े पैसे पे करता है, फिर उसको कहते नहीं अब आपने ये पैसे पे करने, फिर करते करते लोगों ने 30-30, 40-40 लाख रुपए पे किए। ये मैटर रिपोर्ट हुए, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊंगा, वो कोई पार्सल पुर्सल नहीं होता, ठीक है। वो बाद में कॉल आ जाती है, जी आप मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, ये तो FIA को केस जा रहा है, अब आप इतने पैसे भेज दें, अपनी जान बचानी है तो अपने, ठीक है। तो ऐसा कोई मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसा कोई भी ये जो आपको मैसेज आए, अब वो दोस्ती के लिए है या वो कोई इनामी स्कीम है, कोई जीतो पाकिस्तान का आपको कॉल आ गई है, आप इतने लकी नहीं है, ठीक है। जो अल्लाह ताला करम फरमाएगा, आप अल्लाह पे तवक्कल करें। सोशल मीडिया पे कोई बाहर की लड़की आप पे मरने मिटने नहीं लगी, ठीक है ना, इट्स अ ट्रैप। आपने इसकी बातों में नहीं आना, ठीक है। नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको कोई फर्दे वाहिद ये कहे कि आप अपने अकाउंट में 100 एंड 100 ट्रांजैक्शन मंगा लें और मुझे पैसे दे दें, आपने ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। द ट्रांजैक्शन विच यू आर नॉट फैमिलियर, सपोज फ्रॉड का पैसा है, ठीक है, अगर वो आपके अकाउंट में आ गया है देन यू आर द बेनिफिशियरी, ठीक है। आपने कोई ट्रांजैक्शन ऐसी नहीं करनी, बल्कि ये कारोबार की बात हो रही है, मेरे साथ सदर साहब भी मौजूद हैं, मैं इनको भी मतलब ताकि ये अपने जो ताजरान हैं उनको ये बता सकें कि अगर आप कोई खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, कोई बंदा आपको कहता है जी 100 एंड 100 ट्रांजैक्शन है आपके अकाउंट में ऑनलाइन आ जाएगी, तो आप उसका रिकॉर्ड रखें बिल्कुल कि ये ट्रांजैक्शन आपको किसने भेजी है, क्या वो कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी का पैसा, ठीक है, क्या वो अभी एक मैटर रिपोर्ट हुआ है कि कोई किसी रॉन्ग डूअर ने किसी ने भी मतलब कोई शॉपिंग कर ली कहीं पे, ठीक है, और उसके बाद पता चला कि उनको जो पेमेंट गई वो फ्रॉडुलेंट बनी थी, ठीक है, और खुद वो चीजें लेता निकल गया, ठीक है। अब चीजें तो दुकानदार ने उसको दी और दुकानदार के अकाउंट में आई फ्रॉडुलेंट अमाउंट की मनी, तो FIA नो डाउट उनको पकड़ा। दिस इज एन अनदर थिंग कि दैट वाज अ मैटर ऑफ फर्दर इंक्वायरी इनटू द गिल्ट ऑफ द एक्यूज कि क्या इन्होंने ये काम किया भी है या नहीं, वो तो फिर फर्दर प्रॉब के बाद पता चलता है, लेकिन आप एक मतलब गंभीर से चक्कर में आ जाते हैं, ठीक है। तो यानी दिस इज द सिनेरियो, एक्चुअल सिनेरियो, और बेसिक अवेयरनेस, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने मैडम बिल्कुल विजिलेंट रहना है, अलर्ट। आप बिल्कुल, आपको कोई बैंकिंग चैनल से कॉल आती है, अच्छा वो नंबर्स जो जिन नंबर्स को वो जो रॉन्ग डूअर्स इस्तेमाल करते हैं वो सिमिलर, वो इंटरनेट जनरेटेड नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो सिमिलर टू बैंक होते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई कॉल आती है जी आपने कोविड की वैक्सीन नहीं लगवाई, ठीक है ना, तो आप अपना ये डाटा शेयर कर दें, वो आपको कुछ डाटा देंगे भी सही। आई एम सॉरी टू से दैट कि सम ऑफ द एम्प्लॉयज मतलब जो बैंक्स के हैं, जो नादरा अथॉरिटीज के हैं, वो गिरफ्तार भी हुए, ठीक है, वो जो डाटा पे एक्सेस देते हैं, ठीक है, जो बैंक्स के एम्प्लॉयज थे, जो नादरा के FIA ने उनको पकड़ा, कैफरे किरदार तक पहुंचाया, उनकी चेन को तोड़ा, और वो जो डाटा शेयर करते थे आम आवाम का, आपको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। मैंने बहुत सीनियर, बहुत समझदार लोगों के बैंकों से पैसे निकलते देखे कि जी हमारा ये कोड आ रहा है, आप ये कोड शेयर कर दें, वो पता चलता है कि आपका ATM का कोड चला गया, आपका जो ऑनलाइन बैंकिंग थी आपकी ऐप बन गई है। अच्छा, एक और चीज, आपने अपना नंबर दिया होता है बैंक अकाउंट में, ठीक है, अब बैंक अकाउंट में सपोज आपका 1 मिलियन पड़ा है, आपकी कोई ऑनलाइन ऐप नहीं है, जो मैटर अब रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें यह होता है कि आपके नाम की सिम निकल जाती है अनऑथराइज्ड वे में, आपके नाम की सिम निकली जी, आपके नाम नंबर से कॉल की गई, हाँ जी, आपका ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट बन गया, यस, और 100 एंड 100 ट्रांजैक्शंस कर ली गई। अब बेनिफिशियरी तो जो होगा वो तो जब पकड़ा जाएगा तब पकड़ा जाएगा, रॉन्ग डूअर वो ट्रांजैक्शन करके निकल जाता है और आपको पता चलता है कि आपके अकाउंट में से पैसे चले गए हैं। जब वो विक्टिम जाता है अपना बैंक चेक करता है तो अब उसकी या वो ऐप थी या नहीं थी, उसके अकाउंट में तो जीरो बैलेंस है, वो कहां गया, वो पता चलता है जी वो आपकी ऐप बनाई, वो कहता है मैंने नहीं बनाई, ऐसे गया। अब बैंक, अब सवाल पैदा होता है कि वो तो फ्रॉड हुआ तो बैंक इंश्योरेंस पे करेगा। बैंक ये कहता है कि सिम वाज योर प्रॉपर्टी, यस,
ये तो आपने इसको सिक्योर करना है। इसके ऊपर अभी शायद मैं समझता हूं कि विक्टिम की सिक्योरिटी के लिए कोई लेजिस्लेशन करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। ये उसका बेचारे का कसूर तो नहीं है। ठीक है, हमारे साथ कॉलर मौजूद है वकास मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वकास की जो कॉल है वो ड्रॉप हो चुकी है, बात दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बदर मुनीर साहब क्या कहते हैं? अब कोरोना एसओपीज की बात कर लेते हैं। मार्केट्स में कोरोना एसओपीज पर कोई काम हो रहा है, कोई अमल है? कोरोना एसओपी के पर बाकायदगी से ये अमल दरामद हो रहा है। लोग मास्क के डब्बे रखे हुए हैं, लोगों ने सैनिटाइजर की बोतलें रखी होती है। जो भी कस्टमर आता है उससे से ज्यादा हमारी भी यही बात होती है कि आप एसओपी के तहत मार्केटों में आए, दुकानों में आए, शॉपिंग करें। ठीक है, इसमें हमारा भी फायदा है और उन कस्टमरों को भी फायदा है। देखिए, एक बीमारी तो है ही है ना, ये ऐसा तो नहीं है ना कि कोरोना नहीं है, लेकिन इसके लिए हुकूमती जो है ना ठोस इकदाम नहीं हो रहे, सहूलतें नहीं मैसर हो रही, जिसकी वजह देखिए आप हॉस्पिटलों में चले जाए, वहाँ उनकी कोई सही तरीके से केयर नहीं है, मेडिसिन नहीं अवेलेबल होती, वैक्सीन नहीं होती। अब देखिए जो इन्होंने बूस्टर का कहा हुआ है, बूस्टर डोज के लिए, उसके लिए भी कोई खातर खा अभी उन्होंने कोई इतने अच्छे इकदाम नहीं किए। अभी हो तो रहा है लोगों के लिए, लेकिन जगह जगह कैंप लगाए, लोगों को ये दुश्वारी आ रही है कि वो कहाँ जाके कैसे लगवाए। इन्होंने वैसे तो सबको ओपनली कर लिया हुआ है, लेकिन वो दूर फासले की वजह से वो कैंपों में नहीं जा पा रहे अभी, तो उसके लिए अल्लाह करेगा वो बेहतर हो जाएगा। कुछ खदशात भी है लोगों को। ठीक है, इस पर काम हो रहा है और होना चाहिए भी, बेहतरी लानी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रूही एट 10। गुफ्तगू जो चल रही थी उसको जारी रखते हैं, लेकिन पहले कॉलर ले लेते हैं। हमारे साथ असलम मौजूद हैं बहावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? प्लीज टीवी का वॉल्यूम कम कीजिएगा या बंद कर दें। जी मैं जी मैं असलम बात कर रहा हूँ भावलपुर से। जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह की रहमत है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, ये कहना चाहता था मैं कि मेरे भाई है छोटा, उसको 1.5 महीने पहले कॉल आई है कि रात के 11 बजे का टाइम था कि जी आपके 13 लाख रुपए आपके अकाउंट में परसों आए हैं, कहाँ से आए हैं आपके पास? फिर उसने कहा जी मुझे मेरे कदम ने भेजे हैं, उसने दुकान खरीदनी है, मेरे अकाउंट से कराची मैंने बैंक से बात की, उसने कहा आप उसने पैसे भेजे यहाँ पे। कि तब ऐसे हुआ है कि उसको बताया, भाई ने उसको कोड बता दिया, कहते आपका अकाउंट में 13 लाख है, आपका कोड हैंग हो जाएगा, लिहाजा आप ऐसा करें कि इसको आप बताएं मुझे अपना पिन को, आप अकाउंट में महसूस करो। वो बेचारा अनपढ़ था, पूरा पढ़ा नहीं था, उसने बता दिया उसको कोड। अब ऐसे हुआ है कि भाई इतना परेशान है तो वो किसी के पैसे अपने मकान बेचने के चक्कर में क्या करो। ये बंदे ने इस तरह किया है, पैसे 10 लाख निकाल लिए, 10 लाख और 20,000 तकरीबन निकाल लिया उसने। अब मैं कहना चाहता हूँ, हमने बैंक से भी सारा रिपोर्टें निकलवाई हैं, बैंक से भी सारे रास्ते किए हैं, उसने अपना जिस बंदे ने निकाले हैं उससे बैंक वाले ने बात की है, लेकिन हमारी FIR नहीं सुन रहे। FIR हमने दरखास्त एप्लीकेशन भी दी है भावलपुर में, मुल्तान में, सॉरी ठीक मुल्तान में नहीं। ठीक है, मुल्तान में आपने एप्लीकेशन दी है? एप्लीकेशन दी हुई है, 1.5 महीने से कोई सुन नहीं रहा। हम तो कल भी मुल्तान भाई को मैंने भेजा है, अब मेरी को तबियत ठीक नहीं थी, मैं जा नहीं सका भाई से पूछना कि क्या हुआ था। ठीक है, आपका बहुत जी मुल्तान हमारा मुकम्मल रिकॉर्ड है, फाइल बनी हुई है, ठीक है, बैंक की तरफ से बनी हुई है, यहाँ से 10 लाख कुछ निकाले उस बंदे ने। बहुत शुक्रिया, आपके जो कंसर्न है वो हमने जान लिया है, जवाब लेने की कोशिश करेंगे। अरसलान खान साहब क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल के मुझे बड़ा अफसोस हुआ सुन के कि इनके साथ ये एक ट्रेजिडी हो गई। 10-12 लाख रुपए आज के दौर में कोई थोड़ी अमाउंट नहीं है, इट्स अ बिग अमाउंट, और आई एम वेरी सॉरी टू से दैट। अच्छा, अब प्रॉब्लम इज व्हाट कि FIA में चूंकि आपको पता है कि ये एक लेटेस्ट क्राइम है, इसकी ग्रोथ बहुत बढ़ गई है, ठीक है, मैटर की रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं मैटर, ठीक है। अब जो हीनियस ऑफेंसेस है उसमें तो फौरन रेड कर दिया जाता है। ऐसे ऑफेंसेस जिसमें डिजिटल एविडेंस मौजूद है, अब किसी ने कैश तो निकाला नहीं है, डेफिनेटली वो किसी के अकाउंट में गया है, ठीक है ना, तो वो अगर उसको 10-15 दिन 20 दिन लग भी रहा है ना, तो ही इज नॉट सपोज टू बी वरिड। वो जो पर्सन बेनिफिशियरी है वो बेनिफिशियरी है, 10 साल बाद भी वो बेनिफिशियरी है। नंबर 1 थिंग, FIA में जो रिपोर्ट की जाती है उसका तरीकाकार ये है कि पहले दरखास्त दी जाती है, ठीक है, उसके ऊपर, अच्छा मैं इसको 0 से शुरू करता हूं।
पहले आपने FIA का जो ऑफिस है शालीमार कॉलोनी गली नंबर 3 में है, जो साइबर क्राइम विंग है, ठीक है, वहां आपने एक दरखास्त देनी है जिसपे MTN नंबर लगेगा आपको, मतलब जो डायरी नंबर है आपका, ठीक है, वो लग गया। उसके साथ वो उसकी वेरिफिकेशन करेंगे कि आइदर इट इज साइबर क्राइम और नॉट। अब साइबर क्राइम मैंने आपको बता दिया कि जो जैसे इंटरनेट बैंकिंग फ्रॉड है या कोई हैरेसमेंट है, अगर कोई इंटरनेट वाले चक्कर नहीं है, वो साइबर क्राइम की डोमेन में नहीं आता, तो वो उसको रिफ्यूज कर देंगे कि इट इज नॉट साइबर क्राइम। वेरिफिकेशन हो गई, वो उसके एविडेंस देखेंगे, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट देख लेंगे कि ये ट्रांजैक्शन अनऑथराइज्ड हुई है या कोई ब्लैकमेलिंग मैसेजेस हैं, ठीक है, वो देख लेंगे। स्क्रीनशॉट्स आपने लगाए हुए हैं, आपने अपना मोबाइल दिखाया कि जी सो एंड सो चीजें मौजूद है। उसके बाद आप एक बयान देंगे कि जनाब मैं इसको प्रोसीड करना चाहता हूं, ये है प्रोसीजर। उसके बाद एक रेगुलर इंक्वायरी मार्क हो जाएगी, ठीक है, उस इंक्वायरी ऑफिसर को उसके ऊपर तैनात कर दिया जाएगा, दैट वुड बी लाइक सब इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर लेवल का पर्सन, इट मे बी सब इंस्पेक्टर, इट मे बी इंस्पेक्टर, मतलब नॉट बिलो देन सब इंस्पेक्टर, उसको इंक्वायर नहीं कर सकता। एंड सब इंस्पेक्टर इज अ पर्सन इज हैविंग सो एंड सो एबिलिटीज एंड गट्स, ठीक है, उसके पास टेक्निकल लाइक मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी वो करेगा, मॉडर्न डिवाइसेस भी यूज करेगा और बैंक से रिकॉर्ड्स भी लेगा, हर तरह की मॉडर्न डिवाइसेस को जेर इस्तेमाल लाके। इसमें नो डाउट थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, लेकिन रॉन्ग डूअर बच नहीं सकता। अगेन आई एम टेलिंग यू, द पर्सन हु इज द बेनिफिशियरी, अगर इन्होंने मतलब इसको मैटर को जो रिपोर्ट किया है, इनको इसके फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, जो रॉन्ग डूअर है अगर उसको अरेस्ट किया जाता है तो जमानत के कोई चांसेस हैं? अच्छा मैडम, जमानत लाइक बेल जो है ना, इट्स मैं बिल्कुल इसको डिलीवर करना चाहूंगा, लेकिन थोड़ा एलिब्रेशन के साथ। जमानत का मतलब ये नहीं होता कभी भी कि पर्सन जो है वो मुलजिम जो है वो खुला छुट्टा हो गया, आजाद हो गया। नो, देयर आर टू टाइप ऑफ बेल्स, एक है प्री अरेस्ट बेल, एक है पोस्ट अरेस्ट बेल। अगर कोई शख्स ये समझता है कि मेरे ऊपर कोई मतलब FIR लॉन्च हो चुकी है एंड ये विद द मैलाफाइड, मतलब बदनीयती से कंप्लेनेंट की या किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की बदनीयती, दुश्मनी या मुझसे को बदला लेने की गर्ज से की गई है, एंड ही इज हैविंग सो एंड सो एविडेंसेस, तो वो प्री अरेस्ट बेल जो है वो मतलब दायर कर सकता है, ठीक है, और उसको ग्रांट भी की जा सकती है, मतलब बाद में कंफर्म भी हो सकती है, बशर्त ये कि वो प्री अरेस्ट बेल दायर करे कि मुझे पुलिस गिरफ्तार ना करे, वो जाके इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करे, अपनी जो लाइक बेगुनाही है उसको साबित करने की कोशिश करे, और उसके बाद पुलिस जो है वो अपनी मतलब लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी व्हाट्सएवर वो उस पर अपनी राय देगी कि सो एंड सो एविडेंसेस इसके खिलाफ मौजूद है या इससे कुछ रिकवर करना है। अगर तो वो इन्वॉल्व है, अगर तो उसके खिलाफ एविडेंसेस मौजूद है, अगर तो वो अपने आप की बेगुनाही साबित नहीं कर सका, फिर तो उसकी प्री अरेस्ट बेल खारिज हो जाएगी, ठीक है, फिर उसके पास अपॉर्चुनिटी है वो हाई कोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट जाए। लेकिन अगर वो अपनी बेगुनाही साबित कर देता है तो वो फिर उसकी प्री अरेस्ट बेल जो है वो कंफर्म हो जाती है, नंबर वन थिंग। अब आ जाते हैं पोस्ट अरेस्ट बेल पे। पोस्ट अरेस्ट बेल है जमानत बादस गिरफ्तारी, ठीक है, इसमें मैडम दो क्लॉजेज हैं, ठीक है, सेक्शन 497 जो है CRPC का, इसके सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2, इसमें मैडम जो ऐसे ऑफेंसेस जिसकी पनिशमेंट 10 साल या इससे ज्यादा है वो तो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करते हैं, ठीक है, उनमें भी रिलैक्समेंट है। अगर कोई बच्चा है माइनर एज का, अगर कोई वुमेन है, अगर कोई सिक पर्सन है, तो अदालतें उसको रिलीफ देती हैं, ठीक है। अब आ जाए नॉर्मल पर्सन के लिए कि एक मर्द है जो मतलब सही है, उसके खिलाफ मतलब वो उसने जो ऐसा ऑफेंस कमिट किया है कि जो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करता है, ठीक है, तो उसकी जमानत के चांसेस कम होते हैं, नंबर वन थिंग। नंबर सेकंड थिंग, अब अगर उसके खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस सफा मिसल पर मौजूद नहीं है और फर्दर इंक्वायरी का केस है तो उसमें जमानत हो जाती है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर क्लियरिंग द पॉइंट। बदर मुनीर साहब, आखिर पर क्योंकि प्रोग्राम का इख्तिताम हो जाता है, टाइम खत्म हो रहा है, और आप क्या हुकूमत से पैगाम देना चाहते हैं, हुकूमत से क्या मुतालबा चाहते हैं? हम चाहते हैं कि बिजली पेट्रोल के रेट ही कंट्रोल कर ले, बिजली और पेट्रोल के रेट का जो है इसको अब कंट्रोल कर ले। ये जो IMF का आए दिन ये होता है कि जी आज 4 रुपये बढ़ना है, आज 5 रुपये बढ़ना है, बिजली का रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं 10-10, 20-20 रुपये, तो खुदारा इसे कंट्रोल कर लें, कोई अल्लाह करे कारोबार चल जाए लोगों के। ये आगे कुछ काम के दिन हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना, आगे हमारा ईद का बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है, उसकी एक तैयारी होती है,
तो कोई ताजर सूखा सांस ले लेंगे। दूसरी बात यह है कि वो हमारा जो FBR टैक्स लगाना चाह रहा है उसे रोके। ताजरों में इतनी सख्त नहीं है कि वो टैक्स वो अदा कर सके। ठीक है, वक्त चूंकि कम होता है, लेकिन जब ऐसी डिस्कशंस चल पड़ती हैं तो टाइम बहुत ज्यादा शॉर्ट हो जाता है, मेरी बातें भी आगे पीछे होना शुरू हो जाती हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका वक्त यहाँ पर अच्छा गुजरा होगा, जैसा कि हमारे लिए जो आज की डिबेट थी, जो आज की डिस्कशन थी, वो काफी यूजफुल रही। इसी के साथ इख्तिताम हो जाता है आज के प्रोग्राम का। आपसे मुलाकात होगी कल ठीक 10 बजे। तब तक महाजबीन आबिद को इजाजत दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, एहतियात करें। अल्लाह हाफिज।